हेलो 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 राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग के उमस भरे मौसम के अंदर आप सभी का मैं फिर से स्वागत करूं भाई। बहुत जगह तो मी बरसने लग रहा है, दिल्ली साइड का जो इलाका बहादुरगढ़ हो गया, आपका गुड़गांव हो गया, ठीक है, सारी जगह मी बरसने लग रहा है। अपना जो उत्तरी हरियाणा है, पंचकुला साइड, यमुनानगर साइड, उड़ा भी मी बरसने लग रहा है। आड़ा बेरा नहीं पश्चिमी हरियाणा में क्या दिक्कत हो रही, हिसार साइड, फतेहाबाद साइड, सिरसा साइड, भिवानी साइड बूंद का एक टपका नहीं गिरने लग रहा है। राम बेरा नहीं क्या दिक्कत होने लग रही, मेरे नाड़ा नाड़ा घनी बूंद खिंडा दी गई, राम जाना भाई। तो देखो भाई, जैसा कि आप सभी को पता है, आपने हरियाणा जीके के लिए है PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है, मेनली हरियाणा CET ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। आप ही जो CET ग्रुप डी थे, ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था आपका 2023 के अंदर भाई, उसके अंदर आपका 4 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर आप 3 शिफ्टें ऑलरेडी निपटा चुके हैं। आज आप जो चौथी शिफ्ट है उसको निपटाने का काम करेंगे। इसके अलावा बीच में आपने एस्टेट के पेपर के अंदर और जो आपका ADA का पेपर था उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आए थे, उनको आप निपटाने का काम कराया था। आज आप इनको विस्तार पूर्वक निपटाएंगे। इनकी PDF आपको जो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर अपना ऐप मिल जाएगा, उधर आपको इन क्वेश्चनों की PDF मिल जाएगी। इधर आपको विस्तार पूर्वक मैं आपको अच्छे तरीके से याद भी करवाऊंगा, इसका अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, कैसे क्या कुछ है, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। आओ क्वेश्चन नंबर हमारे पहले से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या हमारे पास, महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया है? बहुत ही टुच्चे लेवल का प्रश्न है, ठीक है। मैंने जो पहली क्लास ली थी तारती डेमो का रूप में दिखाई दे हरियाणा CET ग्रुप डी के लिए, ठीक है, उस क्लास के अंदर भी मैंने जो बैच के अंदर रहा था उसके अंदर भी मैंने विस्तार पूर्वक बताया था कि महाभारत नाम था तब ना मेरा बड़ी, देखो छोटा सा भारत है ना, तो उसका तो थोड़ा बहुत धन हो, थोड़ा बहुत अनाज हो, काम चल जाएगा। महाभारत यानी बहुत बड़ा विशाल भारत है, तो उसके लिए तो क्या भाई बहुत ज्यादा धन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और बहुत ज्यादा धन को क्या बोलते हैं हम लोग? बहुधान्यक, यानी महाभारत के काल के टाइम पर क्या हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता है। और बहुधान्यक का मतलब भी क्या होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। बहु का मतलब बहुत अधिक, बहु का मतलब बहुत, वाली बहु ना समझ लियो, तारली बहु, ओहो भाई मास्टर ना तो कहे बहु आ जाएगी, वाली बहु नहीं है ये, ठीक है। बहु नो बिना कोने बिना नौकरी लग गई, ठीक है, बजा लिया तो न्यारी बात से। बहु का मतलब हो गया बहुत, ठीक है जी। धान्यक का मतलब हो गया धन, ठीक है, यानी जिसके पास बहुत अधिक धन हो उसी को बहुधान्यक बोलते। तो महाभारत के टाइम पर क्या हरियाणा को बहुधान्यक बोला जाता था। और ये जो धन ये कौन सा है? ये अनाज रूपी धन है, रुपयाना धन ना मान लियो ना, अनाज रूपी धन, यानी जिसके पास बहुत अधिक क्या था? अनाज था, ठीक है, उसी को महाभारत के टाइम पर क्या है? बहुधान्यक बोला गया था। इसके अलावा इसी हरियाणा को आपके ऋग्वेद के अंदर क्या बोला गया? ये भी बहुत बार रै से ऋग्वेद, रै से रजे, मैंने आपको ये भी ट्रिक से याद करवाया था, रै से ऋग्वेद, से रजे, यानी इसको किस नाम से? रजे हरियाणा के नाम से जाना जाता था। किसके अंदर भाई? ऋग्वेद के अंदर जाना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों से पूछा था मनुस्मृति के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता था? तो मनुस्मृति के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त। किस नाम से? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। और मैंने आप लोगों को एक चीज और भी बताई थी, ठीक है, मनु से क्या बन गया? मन। तुम्हारे मन में कौन है? भगवान ब्रह्मा जी का निवास, इस तरीके से याद रख लो। और मैंने एक चीज और बताई थी, ब्रह्मवर्त किन दो नदियों के बीच के एरिया को बोला गया है? तो सरस्वती और दृष्टद्वती, बहुत बार बताया था, सरस्वती एंड जो दृष्टद्वती जो नदी है, ठीक है, इन दोनों के जो बीच का एरिया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीच के बीच का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ब्रह्मवर्त के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है जी। इसके अलावा हर्षचरित नाम की एक बुक होया करती, पुराना टाइम का हर्षवर्धन नाम का एक राजा होया करता, उसका जीवन पर लिख रखी थी हर्षचरित, ठीक है। किसने लिखी थी? इसका एक दरबारी कवि होया करता जिसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा क्या है? हर्षचरित है, इसने बाण भटका दी थी 2-3, ठीक है, इस वजह से क्या इसका नाम बाण भट्ट टेक दिया, ठीक है। तो इसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था हर्षचरित, और हर्षचरित के अंदर क्या था? हर्षवर्धन की जो जीवन कुंडली थी वो थी। तो इसी हर्षचरित बुक के अंदर हरियाणा को क्या बोला गया है? श्रीकंठ जनपद। क्या बोला गया है? श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना गया। कैसे याद रखोगे भाई? एक आदि बाण नू ना भटकाया कर यार, किसी कंठ में लगेगी तो गला एक उतरी जगह नीचा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके जी। इसके अलावा एक और बुक है जिसका नाम है जी महापुराण। महापुराण की रचना किसके द्वारा करी गई है? जी पुष्पदंत के द्वारा करी गई है। ये भी बहुत बार बता चुका हूं। इसी महापुराण के अंदर जो कि पुष्पदंत के द्वारा जिसकी रचना की गई है, इसके अंदर हरियाणा को क्या बोला गया? इसके अंदर बोला गया हरियाणाऊ। क्या बोला गया है? हरियाणाऊ। इस नाम से क्या इसको जाना गया? मॉक टेस्ट के अंदर भी मैंने प्रश्न दिया था, जो CET ग्रुप डी का पहला मैंने लाइव फ्री मॉक टेस्ट लिया था, उसके अंदर भी अपना ऐप को उसके अंदर भी मैंने प्रश्न दिया था। और मैक्सिमम बच्चे गलत करके दे, पढ़ने को नहीं रखा भाई, के बेरा कड़ा निंदा मैं कोड़े माथा मार नो नहीं बेरा। उसके बाद हमारे पास एक डॉक्टर हमारे पास जिनका नाम है डॉक्टर HR गुप्ता। गुप्ता जी गुप्त रोग विशेषज्ञ है, ठीक है, जिसका भी कोई गुप्त रोग यानी सीक्रेट रोग हो रहा है वो यहाँ पर इलाज
इलाज कर सकता है। ठीक है, तो जो डॉक्टर HR गुप्ता है वो क्या बोलते हैं, बोले भाई जिसका लो यानी जैसे लोया का कोई रोग हो जाए, लोहा हुआ अपना आयरन हुआ है, आयरन का क्या रोग होया अगर जंग लागण का अगर बोले आयरन हो ना, जो आयरन यानी लोहा, अगर उसका भी कोई रोग हो जाए बोले उसने भी ठीक कर दो, तारा शरीर तो कि में है ही नहीं, कोई भी गुप्त रोग हो सारे ठीक होंगे। ठीक है, तो गुप्ता जी क्या बोले आयरन, ये क्या बोले, नो बोले भाई हरियाणा के अंदर है, पुराने टाइम पर क्या है आर्यन आए थे, उन्हीं आर्यनों के नाम पर क्या है आपका हरियाणा का नाम इन्होंने आर्यन रखा भाई। ठीक है, तो आपसे पूछा था HR गुप्ता के अनुसार हरियाणा को पुराने समय के अंदर किस नाम से जाना जाता था, आर्यन के नाम से जाना जाता था। ओके जी, फिर आपने एक सुना होगा एक हिंदी के राइटर हैं जिनका नाम है राहुल सांकृत्यान, नाम सुना है, जब हम 9वीं क्लास का में होया करते तो हिंदी के अंदर कविताओं वाला जो चैप्टर आया करते उसका में एक राइटर होया करते राहुल सांकृत्यान। तो राहुल सांकृत्यान ने हरियाणा क्या बोला, हरिधान के, क्या बोला हरिधान के, बोला हरि के अंदर क्या खूब ज्यादा धन है, हरिधान के नाम से इन्होंने इसको संबोधित करने का काम किया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के अंदर आता है वो है लास्ट हमारा यदुनाथ सरकार, उसका अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। यदुनाथ सरकार ने क्या बोला, यदुनाथ सरकार ने बोली हरियाला, क्या बोली हरियाला। ठीक है, हरियाणा, ठीक है, यदुनाथ सरकार हरियाला, हरियाला ही हरियाला कर देंगे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण, यदु का मतलब क्या भगवान श्री कृष्ण का प्रकोप है भाई। ठीक है, हरियाला ही हरियाला कर देंगे पूरे हरियाणा को। इस तरीके से क्या आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए। ये एग्जामिनर पूछता है कि मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा का प्राचीन समय के अंदर नाम क्या था, ठीक है, हर्षऋत के अंदर क्या नाम था, महाभारत के अंदर क्या नाम था, ऋग्वेद में क्या नाम था, डॉक्टर HR गुप्ता के कया करदा, ठीक है, राहुल सांकृत्यान के कया करदा, यदुनाथ सरकार के कया कर दी। तो ये सारे तारती याद होने चाहिए। ये पूछ रखे ना पेपर का, मैं नो तारा पेपर का मैं दिखेंगे तमना सपना का मैं दिन रात। ठीक है, ओके जी, आगे चले, आगे चलो जी। अगला हमारे पास देखो ये इंडिया जीके का प्रश्न और बिल्कुल बेसिक और टुच्चे लेवल का प्रश्न है। स्टीव मैक्सिम बालक गलत करके आए, जो यो प्रश्न में कोई गलत कर रहा है ना तो उसका बड़ा भाई नु समझ लो के बोलूं मैं है कौन को धरती में। प्रश्न देखो क्या, अपम, पुट्टू और इडियप्पम। ठीक है, इडली, इडियप्पम से क्या बने इडली। जेठालाल का मैं कौन देखा ए इडली। ठीक है, तो ए इडली कहां के पदार्थ, सीधी सी बात है साउथ यानी जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के खाने की बात होने लगी। इन चार ऑप्शन का मतलब तुम दक्षिण भारत का राज्य छाट लो। अगर तुम्हारा दक्षिण भारत का राज्य भी नहीं बेरा ना तो तारा डाउनफॉल हो चुका है पूरा बूंदी डाल। ठीक है, पंजाब उत्तर भारत का है, ठीक है, गुजरात हमारा पश्चिमी भारत के माँ है, ओडिशा हमारा पूर्वी भारत का मतलब दक्षिण पूर्व भारत का मैं, केरल हमारा दक्षिणी भारत के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। केरल के तीनों आपके भोजन हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था केरल के अंदर जो न्यू ईयर फेस्टिवल है उसका नाम बता दिया, यानी जो नव वर्ष फेस्टिवल है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा था केरल का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है। इसके अलावा केरल के अंदर एक झील भी है जो कि भारत की सबसे लंबी झील है, यह भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, इन दोनों चीजों के नाम बताओ। तो केरल का जो न्यू ईयर का फेस्टिवल उसका क्या नाम है, उसका नाम है जी विशु। क्या नाम है, विशु। और इसकी मैंने ट्रिक क्या बताई थी, विशु का मतलब हो गया विष। ठीक है, तामके का हो गया अरे भाई केरल आएगी दे दिया, कहते तना विष तो नहीं रला दिया, विष का मतलब जहर। नया साल पर देखिए कहते तना विष रला दिया, केरल के से बढ़िया के रल से बढ़िया रला दिया, के रला दिया रहा तना कहते विष तो नहीं रला दिया, कहते मेरे तेरा जमानु आड़े गोट की मार दे। ये केरल का क्या न्यू ईयर फेस्टिवल है। इसके अलावा आपसे तमिलनाडु का भी न्यू ईयर फेस्टिवल पूछा जाता है। तमिलनाडु बता हाथ दे कि के काटूं, अरे कि बिना काट डर जाए बालक। ठीक है भाई, तमिलनाडु पुथांडु, तमिलनाडु पुथांडु। ठीक है, तो पुथांडु कहां का न्यू ईयर फेस्टिवल है पूछे जाते हैं। न्यू ईयर फेस्टिवल ये हमारा कहां का, तमिलनाडु का है। अगर आपसे इसके अलावा पूछेगा आपसे उगादी, उगादी कहां का न्यू ईयर फेस्टिवल है, उगादी। ठीक है, आप किसके जीवन में एक नया सूरज उगा सकते हो, आप एक अंधे के व्यक्ति के जीवन में नया सूरज उगा सकते हो। यानी आंध्र प्रदेश हो गया और आंध्र प्रदेश के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, लाइक आपका तेलंगाना हो गया और लाइक आपका कौन सा हो गया, कर्नाटक हो गया। इन तीनों के अंदर कौन सा आपका न्यू ईयर फेस्टिवल है, उगादी। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फिर आता हमारे पास अगला गुड़ी पड़वा। कौन सा आता है जी, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कहां का है, महाराष्ट्र और गोवा दोनों का है। इसको कैसे याद रखें, देखो महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है। ठीक है, नया साल का ऊपर क्या है, ये भी न्यू ईयर फेस्टिवल नया साल का ऊपर भाई महाराष्ट्र का। मैं देखो मिठाई तो बंद कौन सकती इतना बड़ा राज्य का मैं, तो अभी गुड़ बांट सिखा। तो गुड़ी पड़वा कहां का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया। ओके जी, फैक्ट भी क्लियर हो गया। इसके अलावा केरल की सबसे लंबी झील का नाम है वेम्बनाड। क्या नाम है, वेम्बनाड हमारी यहाँ की सबसे लंबी झील का नाम है। इसको याद कैसे रखो, वेम्बनाड। देखो नाड़ के लंबा होया कर, नाड़ लंबी हो जी। ठीक है, जो तुम सोचो सिर्फ नाड़ लंबी होती जी, नाड़।
ठीक है, तो यानी वेम्बनाड भी कहा केरल की सबसे लंबी झीलों के अंदर हमारी शुमार है। ओके जी, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार के लिए मेरे को बताओ। ठीक है, उसके बाद आप अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, ये देखो भाई, पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष है 2 महोत्सव। पहली बात तो पिंजौर है कड़ा है, ठीक है भाई, पिन जितना जोर लगा लिए, जितना तेरा महंगा हो पंचकुला, इतना हंगा तमकड़ता लगाया करो, कुल्लो से लगाएंगे यानी पंचकुला। पंचकुला के अंदर हमें कौन सी जगह देखने को मिलती है जी? पिंजौर नामक जगह हमें पंचकुला के अंदर देखने को मिलती है। ओके जी, ठीक है, तो अब पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष है 2 महोत्सव बनाए जाते हैं, यानी पिंजौर को फेमस करने के लिए हरियाणा सरकार है पिंजौर का मैं हर साल 2 बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम है उनका आयोजन करवा हुआ है। एक त्योहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है, एक त्योहार का नाम इसने खुद ना बता दिया, दूसरा का नाम था ना बताना कौन सा, संतरा महोत्सव, खजूर महोत्सव, आम महोत्सव या नींबू महोत्सव, किस नाम से दूसरे महोत्सव को जाना जाता है। बिल्कुल ही बेसिक और टुच्चे लेवल का प्रश्न और मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर आ चुके हैं और सबको मेरे हिसाब से पता भी होगा। ठीक है, याद करो जुलाई के महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है भाई, इतना हिंट दे दिया। ठीक है, जुलाई के महीने के अंदर आपका सेलिब्रेट होता है, कौन सा था जुलाई के महीने के अंदर? आम महोत्सव। ठीक है, जुलाई का जो फर्स्ट सेकंड वीक होता है उसके अंदर आपका सेलिब्रेट होता है, याद आया नहीं आया? ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी यहां पर कौन सा आपका जो मैंगो फेस्टिवल है ये आपका होता है। अब एग्जामिनर ये पूछता है कि इस आम महोत्सव की शुरुआत कब हुई? देखो सीधी सी बात है, आम क्या है? आम सबको बांटते हैं, कोई भी हो, चाहे हमारी बाण है, बाणना भी के बाया करे, आम बाया कर सकता गणे। ठीक है, आप अपनी बेबे का घर आ जावांगे, ले बेबे आम, आम लेके, बेबे अपना घर आओगी, ले भाई आम, आम लेके आओगे। ठीक है, तो 92 से बन गया 1992। ठीक है, 92, ठीक है, 1992 के अंदर क्या आपका ये जो आपका आम मेला है इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, आम मेले की स्टार्टिंग है वो आपकी कब हुई भाई? 1992 से स्टार्ट हुई। ठीक है, और ये हर साल क्या है? जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है, हर साल एग्जाम के अंदर आता है ये। ठीक है, जुलाई का जो फर्स्ट वीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर क्या है? ये मेला आपका हर साल सेलिब्रेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर हर साल पूछा जाता है। ओके जी, इसके अलावा यहां पर बात होने लगी पिंजौर विरासत महोत्सव की। तो ये जो पिंजौर विरासत महोत्सव है इसकी शुरुआत कब हुई? तो साल 2006 से भाई। ठीक है, साल 2006 से क्या है इसकी स्टार्टिंग। इसको कैसे याद रखो भाई? 6 भाई, यो क्या है भाई? तू भी छा जा, कोई ना दिक्कत, तू भी छा जा। विरासत महोत्सव पुरानी विरासत वाली चीजें दिखाएंगे, तू भी छा जाएगा। 6 से छाना हो गया। ओके, जिसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर मेनली होता है पिंजौर की जो भी पुरानी ऐतिहासिक चीजें उनको इस महोत्सव के अंदर आपका शो किया जाता है। ओके जी, अब ये जो मेला लगता है ना, ये जो पिंजौर महोत्सव या ये जो आम मेला लगता है, ये लगता है वहां पर एक गार्डन है जिसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। क्या है? यादवेंद्र गार्डन इसका नाम है, जिसको आप पिंजौर गार्डन भी बोल देते हैं, या फिर कई बार इसको मुगल गार्डन भी बोल देते हैं, या फिर इसको क्या है आप मुगल गार्डन भी बोल देते हैं। इसी गार्डन के अंदर ये सारा का सारा कांड होया अगर है। ठीक है, इस गार्डन का क्या कुछ रोल है जिसके बारे में बताओ। पहली बात तो भाई गार्डन बनाया किसने था? तो 17वीं शताब्दी के अंदर अप्रोक्सीमेट अगर आप इस साल की बात करें तो 1661 के आसपास। ठीक है, उस साल के था औरंगजेब का शासनकाल होया करता भारत में। ठीक है, तो औरंगजेब का सौतेला भाई था जिसका नाम था फिदई खान। ठीक है, उसने क्या है इसका निर्माण करवाने का काम करा था, वो एक आर्किटेक्ट भी था। ठीक है, और आपका मतलब उसका औरंगजेब का भाई भी था। ठीक है, तो इसीलिए इसको मुगल गार्डन भी बोलते हैं। तो लिखेंगे सभी साथी यादवेंद्र गार्डन का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो वो हम लोग लिखेंगे 17वीं शताब्दी के अंदर हमारा। ठीक है, 17वीं शताब्दी लगभग कौन सा साल है? लगभग 1661 के आसपास, जो औरंगजेब का सौतेला भाई था। ठीक है, कौन था? औरंगजेब का सौतेला भाई, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था जी फिदई खान। ठीक है, क्या नाम था? फिदई खान। फिदई खान के द्वारा क्या है भाई इसका निर्माण तारा करवाया गया था। ठीक है, इसीलिए इसको क्या अगर आपसे पूछ ले मुगल गार्डन क्यों बोलते तो आपको रीजन पता होना चाहिए, फिदई खान ने बनवाया था, इसीलिए इसको आप ही है मुगल गार्डन के नाम से आप ही जानते हैं। बाद में क्या होया जी, फिर इसका यो यादवेंद्र गार्डन कैसे पड़ा जी नाम? ठीक है, तो मुगल गार्डन तो समझ में आ गया। बाद में भाई पटियाला जो रियासत थी अपनी, जो पटियाला पंजाब के अंदर है, ठीक है, पटियाला पैगड़ी रियासत, तो भाई उस रियासत का एक राजा होया करता जिसका नाम था महाराजा यादवेंद्र सिंह। ठीक है, वो पैग मार के गई यादा का मैं चला जाया करता, ओ डार्लिंग ऐसे था वैसे था, इस तरीके की यादा का मैं चला जाया करता, पैग मार के डार्लिंग की याद में। ठीक है, तो उसने क्या था इसी का क्या है मतलब कि रिफॉर्मेशन करवाने का काम कर रहा था। इस गार्डन के अंदर थोड़ी मोटी जो वो थी ना गड़बड़ हो रही थी, छूट मुट जो इसकी रिपेयरिंग थी करवाने का काम कर रहा था, तो इस वजह से बाद में फिर इसका यादवेंद्र नाम रखा गया। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, मैंने क्या बोला इसके अंदर फिर क्या है? पटियाला का राजा, पटियाला के महाराज यादवेंद्र के नाम पर, यादवेंद्र के नाम पर क्या है
इसका नाम क्या रखा गया, यादवेंद्र गार्डन रखा। तो दोनों का रीजन तुमको पता होना चाहिए, मुगल गार्डन किस वजह से रखा गया, यादवेंद्र गार्डन किस वजह से रखा गया, दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पिंजौर किस वजह से रखा गया जी, पिंजौर का भी रीजन है, यहां पर जितने भी बाघ है ना वो बाघ पिंजरा शैली के अंदर बने, जो अपने पिंजरे को नहीं होंगे नू छतरी की डाल ऊपर, ठीक है, दोनों आपकी चारों तरफ तनु जो पिंजरा शैली के अंदर यहाँ के सारे बाग बने हुए हैं, इसलिए इसको पिंजौर गार्डन बोलते हैं। ठीक है, पिंजरा शैली बोल लो, पिंजरा शैली बोल लो, या फिर तारीखे बोलो छतरी वाली शैली। ठीक है, इस शैली के अंदर आड़े के सारे बगीचे बन रहे हैं, इस वजह से क्या इसको पिंजौर गार्डन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा इसी गार्डन को उत्तर भारत का नंदनवन भी बोलते हैं। उत्तर भारत का नंदनवन किसको बोला जाता है, तो पिंजौर गार्डन को ही क्या है आपका उत्तर भारत का नंदनवन भी हम लोग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। इसके अलावा इसी पिंजौर गार्डन का ऐसा भी बोला जाता है, जो पिंजौर जगह है, ठीक है, इसका संबंध महाभारत से भी है। नू भी कहूं इतने पुराने रिलेशन काट लिया महारथी। ठीक है, नू बोले कि महाभारत का टाइम पर पिंजौर का प्राचीन नाम था क्या, पंचमपुर। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, इसी पिंजौर का प्राचीन नाम यानी कि हम लोग बोलेंगे महाभारत कालीन जो नाम है। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में लिख लो महाभारत। ठीक है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है महाभारत के टाइम पर पिंजौर को किस नाम से बोला जाता था, तो उसको किस नाम से भाई, पंचमपुर। किस नाम से, पंचमपुर के नाम से क्या है, इसी आपके पिंजौर गार्डन को बोला जाता था। ओके जी, और ऐसा माना जाता है कि भाई जो आपने देखा वो पांडवाती 13 वर्ष का हो गया था, वनवास हो गया था, तो उस वनवास के दौरान क्या जो 1 वर्ष का जो अज्ञातवास जो उन्होंने बिताया था, तो उसका कुछ टाइम इन्होंने यहां पर पंचमपुर के अंदर बिताया था, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि यहीं पर फिर एक मंदिर भी है पिंजौर के अंदर जिसका नाम है भीमा देवी मंदिर, उसी मंदिर के अंदर पांडवों ने पूजा भी की थी, तो इसीलिए क्या है उसका इतिहास भी यहां से जोड़ के ऐसा देखा जाता है। भीमा देवी मंदिर जिसको उत्तर भारत का खजुराहो भी बोलते हैं, भी एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम आता है। ठीक है, इसके अलावा गिद्ध संरक्षण प्रजनन के अंदर वो भी पिंजौर, मतलब बहुत सारी चीजें बे सारा आड़ा बता दिया, अगले प्रश्न पहुंचा भी कौन। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर चलें। चलो जी, अगला प्रश्न देखो क्या, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भाई डी ग्रुप का पेपर है, पेपर का लेवल भी साई मिलेगा। प्रश्न देख लो क्या पूछ रहा है, क्या भारत को स्वतंत्रता, भाई गदा ना भी बेरा 1947 के में भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत का संविधान कब बना, कब लागू हुआ, बना कब और लागू कब हुआ, दोनों बताओ। तो आपका लागू कब हुआ था, 1950 के अंदर, 26 जनवरी 1950 के अंदर क्या भारत का संविधान लागू हुआ था। ओके जी, जो भारत स्वतंत्र हुआ, आजादी मिली भारत को, ठीक है, वो किस योजना के तहत मिली, तो माउंटबेटन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन ने ही क्या था, भारत और पाकिस्तान का, इसी योजना के तहत क्या भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। याद कैसे रखोगे, तो माउंट का मतलब पहाड़ नु बीच में अड़ गया, एक तरफ भारत खड़ा कर दिया, एक तरफ पाकिस्तान खड़ा कर दिया। ठीक है, तो यानी कि माउंट ने क्या है भारत का विभाजन करने का काम करा था, और यही माउंटबेटन क्या है भारत की आजादी के बाद क्या है भारत का फर्स्ट गवर्नर बना था। भारत का फर्स्ट जो गवर्नर जनरल बना, नोला 2-1 साल में तारा सिस्टम संभलवा दूंगा। ठीक है, वो भी कौन बना, वो भी ये माउंटबेटन ही बना था। ठीक है, और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन होने का काम हुआ था। मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर पूछा था, आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चले, चलो जिसके बारे में इतना याद रखना है। आगे देखो भैया, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री है। भाई देखो, ये जो प्रश्न पूछा गया ये उस टाइम का हिसाब था पूछा गया। किस टाइम का हिसाब था, जिस टाइम आपका सीईटी ग्रुप डी हुआ था, यानी कि 2023 के अंदर आया था ग्रुप डी का पेपर। तो ये प्रश्न उसी के हिसाब से पूछा गया, वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से नहीं पूछा गया। ये अपने को वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से है पढ़ने का काम करना है। वर्तमान में जो हमारे हैं, इसको फिर आप काट दो, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उस टाइम का पूछा गया। तो वर्तमान में जो हमारे पर्यावरण, वन्य और जो वन्य जीव मंत्री हैं, उनका क्या नाम, उनका नाम है जी राव नरबीर सिंह। क्या नाम है, राव नरबीर सिंह। कैसे रखो भाई, जंगल के अंदर तो क्या है, जो वन है, वनों के अंदर तो नर भी रहते और मादा भी रहती है। तो राव नरबीर सिंह क्या है हमारे, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, हमारे क्या है पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंत्री है, उसके अंदर हमारे शुमार है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता कि हरियाणा राज्य ने अपनी जो वन नीति है वो किस वर्ष लागू करी थी या फिर किस वर्ष तैयार की थी। तो हरियाणा की जो राज्य वन नीति वो 2006 के अंदर तैयार हुई थी। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा था, राज्य वन नीति हरियाणा की, ठीक है, वो कब तैयार हुई थी, साल 2006 के अंदर। नोबेल समाज के अंदर छा जाएंगे भाई, वनों को सुधारने के लिए तो हरियाणा सरकार ने स्पेशल नीति लागू कर दी। इस तरीके से तो आप क्या है भाई पूरे उसके अंदर देश के अंदर छा जाएंगे। इसके तहत लक्ष्य क्या था, इसके तहत लक्ष्य ये था कि हमारे हरियाणा का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है उसका जो 20% हिस्सा उसके ऊपर हम लोग क्या है वन है या जो पेड़ है वो लगाने का काम करेंगे।
नीतियां सिर्फ कागजों के अंदर लागू होती हैं, ठीक है, वास्तविक जीवन में कोई संबंध नहीं है भाई। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जो 20% एरिया है, ठीक है, एचआर का, उसके ऊपर क्या हम लोग वन वगैरह है लगाने का काम करेंगे। ओके जी, तो ये वन नीति आई थी, बहुत बार एग्जाम के अंदर तक, कब आई थी? 2006 के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे हरियाणा के सीएम साहब कौन है, तो हमारे सीएम साहब है नायब सिंह सैनी। सभी को पता भी है जी, बिल्कुल पता है। नायब सिंह सैनी जी के पास कौन कौन से मंत्रालय, तो इन्हीं के पास हमारा वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इन्हीं के पास हमारा जो ये क्या बोले अगर है होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय है, ठीक है, वो भी इन्हीं के पास है। तो ये दोनों मंत्रालय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्त और ये गृह मंत्रालय, ठीक है, दोनों के दोनों एग्जाम के अंदर आपसे मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। इसके अलावा अनिल विज जी, इनका मंत्रालय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो चर्चा के अंदर अक्सर आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, पुलिस यहाँ की माटी कूट दौड़ी, ठीक है, ये तो आपको अक्सर दिखे ही होंगे। तो अनिल विज जी किस लिए फेमस है? ये हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, इलेक्ट्रीशियन वाला सारा सिस्टम अब इनको दे दिया। ऊर्जा मंत्री ने बोले भाई मंत्री जी आप में करंट बहुत है, ठीक है, आप करंट वाला डिपार्टमेंट संभालो, यानी ऊर्जा मंत्री का क्या है डिपार्टमेंट इनको सौंप दिया। इसके अलावा जो परिवहन मंत्री है वो भी हमने इन्हीं को सौंप दिया। अगर मैं पूछूं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऊर्जा मंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर, जो अपने हरियाणा के पहले आपके मुख्यमंत्री भी रह चुके। इसके अलावा जो आपका लेबर मिनिस्टर है, ठीक है, लेबर का मतलब जो श्रम मंत्रालय, वो भी किनको सौंपा गया है, वो भी अनिल विज जी को सौंपा गया। इस ट्रिक से आप लोग इजीली इसको याद रख सकते हो जी, बिल्कुल याद रह जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा हमारे अरविंद कुमार शर्मा कौन है? अरविंद कुमार शर्मा, इनके पास कौन सा? इनके पास है जी जेल मंत्रालय, ठीक है, इनके पास कौन सा दे रखा हमने? जेल मंत्रालय दे रखा, बुरा सा देखा हुआ था हमने, ठीक है, बुरे बुरे आदमी के जेल में जाया करना जी, जेलों को कंट्रोल करने का काम करते हैं बुरे आदमी का काम यो है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चुनाव मंत्री भी हमारे यही है, सहकारिता मंत्री भी हमारे यही है, ठीक है, लिख देता हूं इधर मैं आपका, चुनाव मंत्री भी हमारे यही है, ठीक है। बुरे सेशन मतलब अंग्रेज लोग तो क्या जेला थी कंट्रोल करया कर दे, इलेक्शन थी कंट्रोल करया कर दे, ठीक है। सहकारिता मंत्री भी हमारे यही है। ओके जी, ये कंसेप्ट भी हमारे क्लियर हो गया, दिमाग के अंदर घुस गया, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले पर्यटन मंत्री, वो भी यही है। विरासत या पर्यटन मंत्री, वो भी हमारे क्या है? हमारे यही मंत्री हैं। कौन से? अरविंद कुमार शर्मा जी। चीजें समझ में आई या नहीं? आगे चले, ठीक है। अगला प्रश्न आता हमारे पास, एज पर सेंसस 2011 लिटरेसी रेट जमा टुच्चा प्रश्न पूछा गया है। एक ट्रिक मैं याद करवा दूं, आजीवन याद रहेगा। लिटरेसी को क्या बोलते हैं? साक्षरता दर। देखो भारत के अंदर क्या है, जो 2011 की जनगणना है उसके बाद जनगणना ही नहीं है, अभी दोबारा से जनगणना स्टार्ट हुई, दोबारा थोड़े थोड़े नौकरी लग जाओ, नया डाटा होगा 2026-27 की जनगणना, सारा रट्टे मारने पड़े, अगला लिपट जाएगा नहीं। देखो इसके दौरान जो आपकी नर की साक्षरता थी, मेल बोल लूँ था फिर नर सारा मिक्स हो गया। नर की जो साक्षरता थी, एक तो आपको वो याद रखनी है, ठीक है। एक आपको जो मादा की साक्षरता थी, एक आपको वो याद रखना। नर की कितनी थी? नर अप्रोक्सीमेट कितने साल थी? जी मैं 82 साल तक, 82.14% किसकी थी? नरों की साक्षरता थी। मादा का काम पैसे ऐठने का होता, 65.46% किसकी थी? मादा की साक्षरता थी। और इन दोनों का लगभग जो बीच बनता है, एवरेज बनता 74.04%, ये क्या थी? हमारी ओवरऑल इंडिया की साक्षरता थी। स्ट्रिक्टता याद कर लो, ठीक है। कैसे याद रखो? नर कितने साल तक जीवे हैं? 82 साल की उम्र थी, अपने बुढ़े जीवे। मादा काम पैसे ऐठने का होता, 65 से बढ़िया पैसे ऐठना। ओवरऑल कितनी बढ़ेगी जी? 74.04 बढ़ेगी। हर साल एग्जाम का पूछता है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो राज्य, यानी सबसे अधिक जो साक्षर राज्य है, वो कौन सा? सब नबेरा है। कौन सा है जी? केरल राज्य सबसे अधिक साक्षर है। सबसे कम साक्षर की अगर मैं बात करूं तो सबको पता है बिहार का, मैं सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है जी। बिल्कुल इसके अंदर कोई 2 या 3 राय नहीं जी, कोई भी 2 या 3 राय नहीं है। अब अगर मैं पूछ लूं इसी के अंदर सेक्स रेशो, ये मुंह बंद कर लियो, क्या शब्द बोल दिया इतना? सेक्स शब्द मारे करके नाटना है ना, क्लास बंद कर, ब्लॉक कृष्णा ब्लॉक। सेक्स रेशो को क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। और जो लिंगानुपात होता है, लिंगानुपात क्या होता है आपका? लिंगानुपात होता है भाई आपका 1000 लड़कों के ऊपर कितनी मादाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। तो सेक्स रेशो के हिसाब से जो सबसे बढ़िया सेक्स रेशो था वो था जी केरल का, और सबसे खत्म किसका था जी? हमारा हरियाणा का, क्योंकि मारले हैं इन टॉपिक का ऊपर बोलना भी शर्माया अगर है, ठीक है। हरियाणा का सबसे कम सेक्स रेशो था। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि हरियाणा के लोग हैं, पहला अल्ट्रासाउंड करवा लिया करते, पेट में छोरी है गेट दो भाई, ठीक है। क्योंकि आड़े के लोगों की सोच बहुत छोटी है, ठीक है। इतना विकास है को नहीं होया भाई। आड़े जब कोई बात भी छेड़ देना नू सेक्स से रिलेटेड कुछ भी, नो मारो करके चप्पल मारेंगे ना, वीडियो बंद कर दे, फोन ना तोड़ दे, नु बगाए देंगे। और सारा दिन दिमाग में यो चल ली जा यार, तो हम अडल्ट हो चुके हो, 18+ के हो चुके हो यार। ये कोई वो थोड़ी है ना भाई, सा टॉपिक थोड़ी है ना भाई जिसके ऊपर तुम बात ना कर सकते हो यार। ऐसा टॉपिक थोड़ी ना। विदेश तक क्यों आगा दूसरा देश? इसी वजह से तो आगा है भाई।
इसमें कुछ शर्म की बात थोड़ी, शारीरिक चीज है भाई। अपन भगवान ना बना रखा है सिस्टम में। और छोड़ो यार, सरकार 8वीं क्लास होगी, 9वीं क्लास होगी, 10वीं क्लास होगी, उनका स्पेशल एनसीईआरटी किताब हम पूरे चित्र बना के दे रखे हैं। जितना दाम वो किताबों को पाड़ दो, पन्नों को पाड़ दो, जितना दाम गद्दा गद गद्दा गद्दा ही पटली 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 पटली। थोड़े से ना मैच्योर बन जाओ, बालक कौन था मैं। ठीक है भाई, अब देखो ऑप्शन के हिसाब से वैसे इसके 4 ऑप्शन गलत हैं। एग्जामिनर ने जो ऑप्शन दिए थे 4 गलत हैं, लेकिन अब आप ही कुछ नहीं कर सकते। अपने पास ये भाई टोटल 74.04 है, तो इसके आसपास तो आपका 73 पड़ो, तो आप 73 ठोक किया इसका, बस इतना कर सका। लेकिन एग्जामिनर ने जो ऑप्शन दिए 4 गलत है भाई। ठीक है, एग्जैक्ट आपकी 74.04% है। 3 साल हो गए इंडिया जी के पढ़ान दौड़िए, सारा डाटा रटा जा रहा है दिमाग में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला था हमारे पास, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। ये क्या सिस्टम है, थोड़ा प्रश्न को समझाओ। इस प्रश्न का मतलब ये है कि जो भी देखो प्रगतिशील सम्मान योजना, ये हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सीएम साहब, उनके द्वारा ये योजना चलाई गई हरियाणा के अंदर। इसके अंदर ये पूछा गया जो भूजोत का मतलब समझते हो, जो अपनी भूमि है ना, भूमि को जो आप जोतते हैं, जोतने का मतलब क्या हो गया, क्या 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 क्या, अरे जोतना बोल लू सो, जोतने का मतलब क्या हो गया, वहां पर आप पानी देने लगे रहे, उसकी कल्टीवेशन करने लगे रहे, उसकी किल्ला दिबान लगे रहे, उसकी जोतना बोलना है। ठीक है, तो भूजोत में कृषि कार्य करने हेतु, यानी यहाँ पर आपको खेती बाड़ी के काम करने, तो इसके लिए जो किसान है, किसानों को अभिप्रेरित किया गया। कितने भागों के अंदर किसानों को बांटा गया है। ठीक है, तो जो किसानों को है वो भाई 3 भागों के अंदर बांटा गया। 3 भाग, इसे कौन कौन से हैं जी? 3 भाग, ये हमको समझाओ। देखो आप लिखेंगे सभी साथी, एक तो आपकी प्रथम श्रेणी, ठीक है जी, दूसरी हमारे पास जी द्वितीय श्रेणी, ठीक है जी, तीसरी है जी हमारे पास तृतीय श्रेणी। 3 टाइप के हमने श्रेणियों के अंदर सारे सिस्टम को बांटा है। ओके जी, प्रथम श्रेणी के अंदर कौन से आते हैं जी? ऐसे किसान जिसके पास क्या 10 एकड़ यानी 10 किले या उसका फालतू के किले हो। ठीक है, यानी कि जिसके पास 10 एकड़ या फिर 10 प्लस हो। ठीक है, वो आपके प्रथम श्रेणी के अंदर। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कौन सी श्रेणी के अंदर कितने किले वाला सिस्टम है, तो आपको पता होना चाहिए। द्वितीय का माव है 5 से 10 एकड़। ठीक है, और तृतीय का माव 5 से कम हो जिसका, ठीक है, वो हम आपकी तृतीय श्रेणी के अंदर। तो इस टाइप से क्या हम लोगों ने 3 हिस्सों के अंदर क्या है, इसको बांटने का काम करें। इसके अलावा जो तृतीय श्रेणी है, इसको समोल या फिर इसको सीमांत श्रेणी के किसान भी बोला गया। सीमांत का मतलब होता है मार्जिनल। ठीक है, जिनका पास कुछ बचे आए को नहीं, बस मार्जिन भी नहीं बचने लग रहा। मार्जिनल श्रेणी के जो किसान है वो भी हम लोग इनको बोलते। तो इस फैक्ट को भी आप लोगों को याद रखना है। ओके जी, याद रह जाएगा, दिमाग के अंदर चीजें घुसी या नहीं घुसी। अब इसके अंदर क्या, अब इसके अंदर अलग अलग आपके पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमने किसानों को अलग अलग श्रेणियों के अंदर बांट दिया। अब इसके अंदर क्या आपको पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर आप मान लिया भाई 10 एकड़ से अधिक, यानी कि आप प्रथम श्रेणी के अंदर आते हो और आपने अपनी खेती बाड़ी के अंदर नेचुरल खेती करी है बिना फर्टिलाइजर के, यानी बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे सिस्टम को, पानी को और सारी चीजों को मैनेज किया है, तो आपको अलग अलग पुरस्कार दिए जाएंगे। क्या क्या पुरस्कार मिले? अगर आप फर्स्ट किसान आते हो तो आपको क्या 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, आपको इनाम का मतलब 5 लाख रुपए आपको एज ए कैश दिए जाएंगे। ओके जी, अगर आप सेकंड नंबर पे आते हो तो आपको 3 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ठीक है, ये कैश अमाउंट है, सरकार देगी आपके खाते के अंदर डायरेक्ट। ठीक है, और अगर आप थर्ड नंबर पे आते हो तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। और ये किसके लिए इनाम है? ये जिनके पास 10 प्लस जो फालतू मतलब 10 एकड़ प्लस जो खेत है उनके ऊपर जो खेती कर रहा है उन खातर ये इनाम है। ओके जी, अगर 5 से 10 वाली श्रेणी के अंदर हो तो आपको मात्र 50,000 रुपए का इनाम मिले। यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई रोड़ा नहीं है, सीधा अपना 50,000 रुपया का नकद पुरस्कार हो दिया जाएगा। ठीक है, ओके जी। इसके अलावा जो तृतीय श्रेणी है, तृतीय श्रेणी के अंदर आपको मिलेगा 10,000 रुपए प्रति एकड़।
ठीक है। नू को नहीं 10,000 रुपए प्रति एकड़ है। आड़ तो सीधा मिलेगा 50,000, ठीक है। तारा द्वारा 7 किलो चाहे 8 किलो हो, आड़ नू मिला मान लिया 3 किले तो 30,000 मिल जाएंगे प्रति एकड़। तो इस चीज को दिमाग में ध्यान रखना, गलती मत करके आना पेपर के अंदर, ठीक है जी। इस योजना का मेन उद्देश्य मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। क्या मेन उद्देश्य है भाई? आप लोग है नेचुरल खेती करो, पानी की बचत करते हुए खेती करो, ठीक है। अलग अलग फसलों को उपजा के, मतलब कि जितने एक्सपेरिमेंट हम कर सको ना खेत में, वो एक्सपेरिमेंट करो और बढ़िया से बढ़िया उत्पादन करो। इसीलिए सरकार आपको प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना है चलाती है, ठीक है। आगे चलो, चलो जी। अगला प्रश्न आता है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? यार ये केट उच्चा प्रश्न पूछे। पृथ्वी की रेडियस क्या है? इस खातर पहला तो हमें थोड़ा सा डायग्राम समझने की जरूरत है। ना अगर अपना बैच ले रखे तो बैच का मतलब देखियो ज्योग्राफी की क्लास, ठीक है। ज्योग्राफी किस्ती बोल लो जी, भूगोल लग ज्योग्राफी बोल रहा, हाँ किस्ती बोल लो हो जी। यार इतनी ऐसी बात ना करया करो, आडी बात मेरा आगा तो जमाए ना करया करो। अब इसके अंदर क्या सिस्टम हुआ है, जो अपनी धरती है ना, धरती है अपनी नू, ठीक है। एक बार कंसेप्ट समझाऊंगा, आजीवन याद रहोगा, कदे कौन बोल लो, इस बात की अपनी गारंटी है। और फिर यहां से है नू, बीच में आ गया हुआ सुआ आ गया जी। देखो भाई इब के सिस्टम है, अपनी धरती तो हमने सोचना नु सीधी खड़ी है, नु सीधी कौन खड़ी, थोड़ी सी नु झुक रही है। अपनी धरती नु थोड़ी सी नु झुक रही है, नु झुको झुकी नु घूमने लग रही है, ठीक है। या जो लाइन है ना, ये अपनी धरती की मेन एक्सिस है। एक्सिस का मतलब समझ गया नहीं, जिसके ऊपर अपनी धरती गोल 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 घूमने लग रही है, ठीक है। अब जो मेन लाइन है, यानी आप तब पेपर का मैंने पूछा अपनी धरती कितनी झुक रही है जी, होनी चाहिए थी या लाइन या डॉटेड, लेकिन है या, तो यानी टोटल कितनी झुक रही है? तो 22.5 डिग्री का एंगल पर झुक रही है अपनी धरती, ठीक है। यो तारती याद रखना, अपनी धरती कितना एंगल पर झुक रही है? 22.5 डिग्री का एंगल पर, ठीक है। दूसरी चीज, जो ये ऊपरला हिस्सा है, इसलिए भी बोला हाँ पोल, के बोला पोल, पोल नु सीधा लंबा खड़ा हुआ है जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऊपर लाती नॉर्थ पोल बोलांगे, नीचे लाती बोलांगे साउथ पोल, ठीक है। पोल को हिंदी में क्या बोला जी? ध्रुव बोला, हाँ ध्रुव, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ठीक है, ओके जी। फिर जी हमारे पास एक और लाइन बनती है जी, कौन सी लाइन बना है जी? ये वाली लाइन बना है भाई, ठीक है। यह लाइन इस्ती आप ही के बोलना, हाँ जी इस्ती बोलना जी। आप ही के एक तो पोल हो गए, पोल से अलग क्या होते हैं? एक तो पोल होते हैं, एक सेकंड रुको मैं पानी की घूंट मार लूं। एक तो पोल होते हैं जिसको अभी क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। दूसरे होते हैं देशांतर, क्या होते हैं? देशांतर, जिसको अभी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर, इक्वेटर बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? देशांतर, ठीक है। अब सिस्टम क्या है जी? लोचा क्या है जी? हमें लोचा समझाओ, मैं तो मेन लोचा समझना, मैं लोचा क्या है। अब जो हमारी धरती की जो त्रिज्या नापा ना, रेडियस नापा, हाँ वो अलग अलग एंगल था है। ये अपनी धरती है ना चपटी है, चपटी का मतलब अगर आप आड़ता या रेडियस नापा ना, नो यह तो होगी रेडियस है। अगर आप आड़ता या रेडियस नापा तो रेडियस बना आपकी 63-71, कितनी बना है? 63-71 बना है, ठीक है। इससे रेडियस ना अगर आप इस बड़ा नापा नू ए 8 नू नापा, तो यार 22 डिग्री और इसमें जोड़ दो, ठीक है। 2 1 3 7 2 9 यानी कि 63-93 बन जाएगी या, ठीक है। या कितनी बन जाएगी? 63-93। तो अपनी धरती की 2 रेडियस है भाई, एक है 63-71, एक है 63-93, ठीक है। तो दोनों की दोनों रेडियस तारती याद रखनी, कुकर के हो, समझ में आया? तो यानी आप फालतू, तो सीधी बात है नु बैटरी है जिद्दे, तो फालतू है 22 आपके नंबर फालतू, इसका मतलब क्या है? नु बैटरी है, चपटी है जिद्दे। इससे रिलेटेड और भी बहुत फैक्ट हुए हैं। आड़ा अपनी कर्क रेखा हुआ है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ। इधर हमारी मकर रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर आप जो पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको विस्तार पूर्वक, अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आप जाओगे प्ले स्टोर के ऊपर, तो उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको सीईटी ग्रुप डी का कोर्स मिलेगा। अभी उसके ऊपर डिस्काउंट भी चलने लग रहा है। अगर आप HR50 कैपिटल अक्षर के अंदर लगाते हो तो उधर आपको संपूर्ण इंडिया जीके है 150 क्लासों के अंदर आपकी इंडिया जीके करवा रखी है। हरियाणा जीके 72 क्लासों के अंदर थ्योरेटिकल कहने लग रहा हूं, एमसीक्यू टाइप में नहीं, थ्योरेटिकल टाइप में। और हरियाणा जीके न्यू वाली करना, पुरानी वाली तो एमसीक्यू टाइप में, नई वाली आपकी थ्योरेटिकल टाइप में है, विद हैंड रिटन नोट्स। इंडिया जीके हो चाहे हरियाणा जीके हो, आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सारी क्लास से लगने लग रही है। मैथ रीजनिंग की डेली लाइव क्लास होती है, साइंस की डेली लाइव क्लास होती है, हर एक सब्जेक्ट की। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है वो अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर HR50 कोड लगाते हो, आप डिस्काउंट के साथ अभी बैच ले सकते हो। उसके बाद ये 10 तारीख के बाद ये डिस्काउंट आपका बंद हो जाएगा। आज 9 तारीख तो होगी, कल के बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का बाहिर है?
भाई ना कह दो यार ग्रुप डी वाला ना के करके मानेंगे चारों शिफ्टा में यो राज्य वृक्ष यो देवेंगे ये तब ना इस पर्सन की महत्वता का बेरा लगे कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है यो सेम पर्सन आपका इसका मैं भी आ रहा था के नाम था रे एस्टेट का पेपर का मैं भी राज्य वृक्ष पूछ रखा था याद करो के नाम था राज्य वृक्ष का आप ही ना पढ़ा था पिप्पल का पेड़ था जी पिप्पल का पेड़ का तो कितने नाम में को नहीं जी ओ माय गॉड यहाँ पे तो बरगद का है आम का है साल का है ये तो तकड़ा पर्सन दे दिया जी इब के करा जी बरगद का ठोक के आवा आधे बड़क बरगद का ठोक के आए थे नहीं बरगद का नहीं आएगा मैंने आपको पिप्पल के पेड़ का है एक साइंटिफिक नाम बताया था याद करो क्या बताया था मैंने फिकस रिलीजियसा क्या बताया था फिकस रिलीजियसा उसी फिकस रिलीजियस को सेकर्ड फिग भी बोल देते हैं सेकर्ड फिग सेकर्ड का मतलब धार्मिक ठीक है धार्मिक फिग यानी पवित्र अंजीर भी हम लोग किसको बोल देते हैं पिप्पल के पेड़ को ही बोल देते हैं तो ये थोड़ा डीप पर्सन था ठीक है थोड़ा ही ना मतलब थोड़ा दिमाग तीनों घुमा के प्रश्न पूछ लिया ठीक है तो इनके साइंटिफिक नाम भी आप बकायदा याद रखोगे ओके जी अगला प्रश्न देखो क्या हमारे पास ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है बता दो रहे कौन है तो इसके राइटर कौन आपके जेम्स मिल ऑप्शन नंबर हमारा ए है करेक्ट हो जाए जेम्स मिल इसका क्या कुछ सिस्टम है जी इसके बारे में भी बताओ मैं जेम्स मिल का क्या कुछ रोड़ा है तो जेम्स मिल क्या था स्कॉटलैंड का था भाई कड़ा का था स्कॉटलैंड कड़ा इंग्लैंड साइड उड़े पड़े स्कॉटलैंड का एक राइटर आया जो कि भारत के अंदर था एक अंग्रेज इसी ने उस टाइम यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर भारत के अंदर क्या कुछ सिस्टम होता था कितना अत्याचार होता था कैसे अंग्रेज भारतीयों को कोरडे मार मार के धोते थे ठीक है इनके गुलामी को और तगड़ी गुलामी इनके दिमाग में भर रखी थी ठीक है उस सारे सिस्टम को कैसे अंग्रेज लपेटते थे वो सारा सिस्टम जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक थी ब्रिटिश भारत का इतिहास ठीक है उसके अंदर इन्होंने लिख रखा है ओके जी चीज हमारे समझ में आ गई अब आपसे मैं पूछता हूं एक बुक का नाम है जी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल बहुत बार एग्जाम के अंदर आती है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ठीक है किसके द्वारा लिखी गई कोई साथी बताएगा अन ब्रिटिश रूल बहुत बार एग्जाम के अंदर आती है फिर एक बुक पूछी जाती है हिंद स्वराज ये बुक किसके द्वारा लिखी गई कोई साथी बताएगा फिर एक पूछी जाती है एन ऑटोबायोग्राफी ये तीन पुस्तकें मैं आपसे पूछने लग रहा हूं किस किस के द्वारा लिखी गई एग्जामिनर मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ये किसके द्वारा लिखी गई ये लिखी गई जी दादा भाई नारोजी किसके द्वारा लिखी गई दादा भाई नारोजी इसको कैसे याद रखोगे जो अपने दादा और है ना उन्हें ना तो असली पॉवर्टी देखी है पॉवर्टी का मतलब क्या हुआ गरीबी पॉवर्टी का मतलब गरीबी हुआ है आपने जो दादा और उन्हें ना तो अपनी असली गरीबी देखी आपने ना थोड़ी नहीं इतनी गरीबी देखी जितने अपने दादा और ना देखी तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल किसके द्वारा लिखी गई दादा भाई नौरोजी इसके अलावा इन्हीं दादा भाई नौरोजी को क्या है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है इसके अलावा हिंद स्वराज बुक है किसके द्वारा महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई कब लिखी गई जी 1919 के अंदर 1919 के अंदर इन्होंने लिखी भाई हमें तो हिंदुस्तान का स्वराज यानी खुद का राज चाहिए ठीक है एन ऑटोबायोग्राफी ये किसकी है जी ये जी हमारे पास किसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की किसकी है भाई जवाहरलाल नेहरू जी की जो बुक उसका क्या नाम है एन ऑटोबायोग्राफी सीधा अनुका सीधी बायोग्राफी लिखूंगा मैं इसमें तो मेरी आत्मकथा ठीक है किसकी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो दोनों तीनों बुकें तारती याद होनी चाहिए इसके अलावा अगर मैं पूछ लूं कांग्रेस का विभाजन हुआ था कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था कांग्रेस का विभाजन हुआ था जी 1907 के अंदर क्या कांग्रेस ने अपना साथ छोड़ दिया सह से सूरत कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था उसके अंदर कांग्रेस का विभाजन हुआ था बिल्कुल सही बात और कांग्रेस कितने दलों के अंदर बट गई थी जी दो दलों के अंदर बट गई थी एक का क्या नाम था एक का नाम था जी नरम दल और एक का क्या नाम था जी एक का नाम था जी गरम दल ठीक है जी जो गरम दल है गरम दल के अंदर कौन कौन थे जी और इनकी तिकड़ी का नाम बताओ तो गरम दल के अंदर जो व्यक्तित्व थे उनका नाम था जी लाल बाल पाल क्या नाम था लाल बाल पाल की तिकड़ी आपसे एग्जामिनर पूछता लाल बाल पाल की तिकड़ी किसके अंदर देखने मिलती है हमें गरम दल के अंदर देखने मिलती है जिसको इंग्लिश में एक्सट्रीमिस्ट के नाम से हम लोग जानते थे ओके जी लाल से हमारे पास कौन बन गया लाला लाजपत राय बाल से बाल गंगाधर तिलक पाल से बन गया बिचिंदरी पाल ठीक है जी सॉरी बिपिन चंद्र पाल ठीक है तो ये हमारे तीन नाम हो गए नरम दल है नरम दल के कौन थे आपके लीडर हमारे नरम दल के कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले ही क्या थे आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी होते थे बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे आपके तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले याद कैसे रखोगे ये ऐसे बोलते हैं तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है जिसके में भगवान श्री कृष्ण के दो नाम आ जाए गोपाल और कृष्ण दोनों भगवान श्री कृष्ण के नाम है मैं तो उन्हीं को अपना राजनीतिक गुरु मानूंगा इस ट्रिक से सारा सौदा याद हो जाएगा जब दिमाग का मैं सेट हो जाए जितनी ज्यादा बार तुम पढ़ोगे ना इंडिया जिक्के का सिस्टम यो है जितनी मल्टीपल टाइम पढ़ दोगे ना उतनी पक्की याद हो जाएगी दिमाग का में घुस जाए कदे आजीवन लिखड़े को रैपिड ट्रिक गेल हुए दिमाग में घुसेड़ दिया अगला प्रश्न है
प्रश्न आपसे पूछा स्टेटमेंट टाइप, देखो रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, क्या रोहतक के अंदर पुलिस कमिश्नरी स्थित है या नहीं है, एक बार के लिए मेरे को बताओ, है या नहीं है? जी नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, सोनीपत में पुलिस कमिश्नरी है, जी बिल्कुल है जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओनली कथन नंबर हमारा बी। अब मेरे को ये बताओ हरियाणा के अंदर टोटल पुलिस कमिश्नरी कितनी है? स्पेशल बता रखा है टोटल हरियाणा के अंदर हमें टोटल कितनी, 5 पुलिस कमिश्नरी हमको देखने को मिलती है। कितनी? 5 पुलिस कमिश्नरी। ये 500 की 500 पुलिस कमिश्नरी कर देखो, एक झटका में याद करो, तारा याद रह जाएगी। एक तो जो भी अपने बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े शहर कौन से हैं? एक तो पंचकुला बहुत बड़ा शहर है, एक फरीदाबाद बहुत बड़ा शहर है, और एक गुरुग्राम। पूरा हरियाणा में 3 शहर हैं। पंचकुला में तो सारी सरकारें बैठे हुए, चंडीगढ़ का लोहा अलग है। ठीक है, और दूसरा आपका गुरुग्राम और आपका फरीदाबाद, ये भी बहुत विकसित शहर है, वहां जो मेट्रो चलन लग रही है। ठीक है, सोनीपत का में भी मेट्रो चाल पड़ी, सोनीपत भी बहुत विकसित शहर है। तो 4 शहर तो यही हो गए, डायरेक्ट लिखो। बड़े बड़े शहर के नाम याद रखो भाई, पुलिस कमिश्नर कड़ा बैठेगा, बड़ा शहर में बैठेगा। पंचकुला बड़ा शहर है, जी बिल्कुल है जी। गुरुग्राम बड़ा शहर है, जी बिल्कुल है जी, कोई दिक्कत नहीं जी। तीसरा नंबर पर और कौन सा बड़ा शहर है? और जी सोनीपत भी बड़ा शहर है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर अभी बात करें फरीदाबाद, फरीदाबाद में जनसंख्या बहुत है, खूब फैक्ट्री लग रही है, ये भी बड़ा शहर है जी। 5वां नंबर पे ईबे रिसेंटली बनाई गई झज्जर। ठीक है, झज्जर क्यों बनने वाला? आड़ क्या यार, हालात जर्जर हैं, खराब है, के बेरा ये भी भविष्य में बड़ा शहर बन जाए, दिल्ली का लोहा लाग है, इसका में भी एक पुलिस कमिश्नरी बना दो। तो इसलिए झज्जर के अंदर क्या एक पुलिस कमिश्नरी बना दी गई। इस ट्रिक से तुम लोग याद कर सकते हो। ठीक है, तो 5वीं और नई पुलिस कमिश्नरी कौन सी बनी? आपकी झज्जर बनी। रोहतक तो कोई पुलिस कमिश्नरी नहीं है। ये ट्रिक है याद करने की। बड़े शहर याद रखो, बड़ा शहर जड़ा दिखोड़े पुलिस कमिश्नरी ठोक दो। ठीक है, चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? ठीक है, आगे चलो जी। अगला प्रश्न आता हमारे पास, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में, इबे तो बताया था 2 मिनट पहला, प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में है किसने काम किया? देखो अगर कोई आपसे पूछ ले वैसे गवर्नर जनरल के रूप में किसने काम किया, तो वो तो कौन था? माउंटबेटन था। लेकिन माउंटबेटन ने जब साले के भर पाछा गद्दी छोड़ दी, बोला भाई मैं जाऊं हूं, तो उसके बाद गद्दी किसने संभाली? तो संभाली थी सी राजगोपालचारी ने। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पूछ लेगा तो जवाहरलाल नेहरू के हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। ओके जी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल कौन से मंत्री थे? और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन से मंत्री थे? कैसे? अब्दुल कलाम से बढ़िया कलम। ठीक है, कलम से क्या करते हैं? लिखने का काम करते। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हमारे कौन से थे? शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। सारा सौदा ट्रिक तो याद करवा रखे, बैच में टेंशन ना लेता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आप लोगों को बताना कमेंट में, तुम्हारे होमवर्क के अंदर छोड़ के जाने लगे, इसको कमेंट में बताना है ये हमारे कौन से मंत्री थे। ठीक है, आगे चलो जी। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2022-23 यानी 2022-23 का जो बजट है उसका रिलेटेड प्रश्न पूछा, अपना कोई काम का नहीं है। आप इन्हें 25-26 का जो बजट है वो तो आप इन्हें देखना पड़ा, तो इसे ना काट दो। ठीक है, आप इन्हें सिर्फ प्रश्न देख लो एक बार। 2025-26 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य जो यानी कि जो मेडिकल की जो लाइन है उसके लिए टोटल कितना व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित, यानी कि टोटल है जितना भी हमारा मेडिकल के अंदर खर्चा होना है उसका कितना प्रतिशत है मेडिकल को आवंटित किया गया, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप अभी इसकी बात करें पुराने समय के हिसाब से तो 6.2 था ये। ठीक है, लेकिन अब अपने कोई काम का नहीं, क्योंकि 22-23 का बजट तो पूछना था रहा, तो वर्तमान वाला पूछेगा। तो वर्तमान की अगर आप बात करें तो 5.7% हिस्सा जो आपका 2025-26 का बजट, इसको कैसे रखोगे? देखो मेडिकल के अंदर जो भी जाता है आज के दिन में, हर एक व्यक्ति मेडिकल के अंदर कौन सा व्यक्ति जाता है? जिसको बहुत ज्यादा सताया गया हो। ठीक है, यानी जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान किया गया हो वही व्यक्ति तो मेडिकल के अंदर जाएगा। ठीक है, ठीक ठाक आदमी है जिसकी कोई परेशानी नहीं हो मेडिकल का मैं क्यों जाऊंगा? 57 का मतलब होगा सताना, यानी 5.7% किसको दिया गया? इसको दिया गया। ओके जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शिक्षा, खेल और कला, ये जो 3 एरिया है इनको कितना प्रतिशत बजट का हिस्सा दिया गया? तो इनको भाई टोटल 12.6% लिखेंगे सभी साथी, 12.6%। जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर ले तो क्या बोलता मंत्री को? अरे मंत्री 12 चल 12 से बन गया 12%, इस तरीके 12.6% हमारा इसका रहेगा। ओके जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सामाजिक कल्याण की, ठीक है, सामाजिक कल्याण और पोषण की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसको कितना प्रतिशत बजट आपका आवंटित किया गया? देखो आप समाज का कल्याण कैसे कर पाओगे? ठीक है, अगर आप सारे दिन रुक्का मारी जाओगे, गाई जाओगे कि ओ समाज का कल्याण करवानो तो कल्याण हो को नहीं। मेडिकल जब तक आप फील्ड के अंदर नहीं उतरोगे तब तक कैसे कल्याण? यानी गाओ मत, गाने से बढ़िया 11.7% किसका है? सामाजिक कल्याण का। इस तरीके से रह जाएगा। ओके जी। कृषि से रिलेटेड भी बहुत बार पूछा था, कृषि को कितना है, कृषि को कितना प्रतिशत बजट आपका आवंटित किया? किसान है,
किसान क्या, किसान के पास इतना पानी भी नहीं है कि वो नदी के अंदर आराम से तैर सके, ठीक है। तो यानी 53% यानी 5.3% याद रखो, ये कृषि के लिए बजट का हिस्सा आवंटित किया गया। तो इससे आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे पूछा गया आपसे पिछले साल, ये भी मैंने 2025 के हिसाब से तुमको करंट का बता दिया, वर्तमान में जो सिस्टम चलने लगे उसके हिसाब से बिल्कुल ताजा ताजा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ओके जी, याद रह जाएगा। आगे चलो जी, अगला प्रश्न देखो भाई। अगला क्या, सीई से क्या तात्पर्य है? देखो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया, आपसे 2 से 3 पूछेगा। क्या पूछता है? एक तो आपसे पूछता है एडी, सुना है, इतनी ईसा पूरो, ठीक है, इतना ईस्वी को बोलते हैं एडी। फिर आता बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा पूर्व, हिंदी में भी जिसती बोला बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। ईसा पूर्व कौन सुना था हमने हिंदी में? जी बिल्कुल सुना है, ठीक है। फिर आता तुम्हारे पास सी का मतलब क्या था? कॉमन ईरा का मतलब क्या था? समकालीन, हिंदी का मैं सुना होगा था मैंने, समकालीन का मतलब है एक जो मान लिया भाई इस टाइम हरियाणा का मैं नायाब सिंह सैनी का शासनकाल चलने लग रहा है, तो इसी टाइम यानी नायाब सिंह सैनी के समकालीन कौन था? तो इसी यानी इसी टाइम के टाइम पर क्या है आपका पंजाब के अंदर भगवंत मान का शासनकाल चलना, यानी भगवंत मान किसके? नायाब सिंह सैनी के समकालीन थे, यानी कॉमन एरा था। ऑप्शन नंबर हमारा सी है, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। एडी क्या होता है? ईस्वी को हिंदी उसमें क्या बोलते हैं फुल फॉर्म में? बताओ, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये भी तुमको बताना है। कमेंट के अंदर लाइन लगा देना ये जो होमवर्क मैं दे हूँ, ठीक है। अभी 2 मिनट पहले वल्लभ भाई पटेल दिए थे, ठीक है। कितना ही बल लगा लो, ट्रिक से करवा रखे, तुम टेंशन ना लो। और एडी ये तुमको बताना है, ठीक है। आगे चलो जी, अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है, आओ। सोनीपत एंड झज्जर शेयर बॉर्डर विद दिल्ली। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है नहीं लगती? एक बार के लिए मेरे को बताओ, क्या सोनीपत और झज्जर की जो बाउंड्री है वो दिल्ली के साथ टच होती है या नहीं होती? एक बार के लिए मेरे को बताओ। होती होगी, 4 जिले टच कर रहा है, 100 बार बता रखा है। दिल्ली के साथ कौन से 4 जिले टच करते हैं? सोनीपत हो गया हमारे पास, हरियाणा का मैप देखो तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। झज्जर हो गया हमारे पास, जी बिल्कुल हो गया जी। इसके अलावा हमारे पास गुरुग्राम हो गया, जी बिल्कुल हो गया जी। इसके अलावा हमारे पास फरीदाबाद हो गया। ये जो चारों जिले, चारों के चारों आपके क्या हैं? देखो जोड़ से चारों जिले आपके दिल्ली से टच होने लगे, वहीं पर पुलिस कमिश्नरी भी है, याद करो। चारों के अंदर एक पंचकुला है, यही तो 5 पुलिस कमिश्नरी बताई थी, जी बिल्कुल बताई थी, ठीक है। तो यानी कैसे ये ऐसे, जैसे मान लिया ये हरियाणा का मैप इधर से ऐसे आने लग रहा है, यहाँ पर ये हमारी दिल्ली हो गया ऐसे, ये हमारी दिल्ली है। इस दिल्ली को चारों ओर से, मतलब तीनों ओर से क्या है, इन चारों जिलों ने घेर रखा है, ठीक है। ये जो पूर्वी साइड है, पूर्वी साइड से दिल्ली किससे घिरी हुई है? ये यूपी से घिरी हुई है पूर्वी साइड से। बाकी तीनों साइड तो अपने हरियाणा वाला ने घेर रखा है। तो आपसे पूछा जाता है दिल्ली तीनों ओर से है, किसने घेर रखी? हरियाणा ने घेर रखी तीनों ओर से। चीजें समझ में आई या नहीं? बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी दोनों के दोनों कथन हमारे सही है, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। देखो पहले हमारे पास टोटल कितने थे? पहले हमारे पास सिर्फ 2 ही जिले थे जिनकी बाउंड्री किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती थी। उनका नाम था जी, एक तो रोहतक था, एक हमारे पास था जी चरखी दादरी, ठीक है। इनकी बाउंड्री है किसी भी अन्य जो राज्य होया करता, यानी स्टेट होया करता, उसके टच को नहीं आया करती। अब 80 नया जिला बन गया तो 3 हो गए हैं। 80 की बाउंड्री भी भाई किसी भी अन्य राज्य के साथ टच नहीं होती। यानी अब अगर प्रश्न आएगा तो आपको 3 जिले ठोकने हैं पेपर का, मैं गलती ना करें ये इस चीज की, ठीक है, ओके। यानी अब हरियाणा के अंदर वर्तमान में टोटल 3 जिले हैं जिनकी बाउंड्री किसी भी अन्य राज्य के साथ टच नहीं होती। ओके जी, पेपर के अंदर गलती करोगे जी? नहीं करेंगे जी। बाकी आप बोलोगे तो थोड़ी बहुत की बार गलती बिठा भी दिया, ठीक है। तो गलती ना बिठाइयो भाई, क्यों कांड करो था, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, मैं पानी घूट मार लूँ मैं। ओहो हो, सांस ले लूँ 2 मिनट, रेल बनाए रखी सारा सौदा की। करेक्शन पोर्टल खुल लिया डी ग्रुप का भाई, मैंने गेड़े दिया था भाई तारा पास, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है भाई। देखो 1 सेकंड रुको, मैंने देख लूँ कितनी मिनट की क्लास होगी भाई। 47 मिनट की क्लास होगी, बहुत बढ़िया भाई। देखो कड़ा पहुंच रहा था मैं, यो तो हो गया अपना। इसके अलावा और क्या पढ़ना है? और अपना एनसीआर तो था ना बेरा, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसके अंदर हरियाणा टोटल कितने जिले आते हैं? एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एनसीआर के अंदर भाई, एनसीआर के अंदर हरियाणा के टोटल कितने? 14 जिले आते हैं भाई,
ठीक है, हरियाणा टोटल 23 जिले, 23 में 14 जिले किसके अंदर आते हैं, एनसीआर के अंदर आते हैं। 80 एनसीआर के अंदर शुमार नहीं है, ठीक है, क्योंकि 80 एक ऐसे जिले से अलग हुआ जो कि खुद एनसीआर के अंदर शामिल नहीं था, हिसार जिला के एनसीआर में था नहीं था, ठीक है, तो इसलिए ये भी आता है हमारे साथ। ओके जी। इसके अलावा दिल्ली के साथ जो सबसे लंबी बाउंड्री है वो कौन से 2 जिले बनाते हैं, झज्जर और गुरुग्राम। झज्जर और गुरुग्राम के आपके दिल्ली के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाते हैं, तो इसको भी याद रखना। दिल्ली के साथ जो सबसे लंबी बाउंड्री बनाते हैं दिल्ली के साथ वो कौन से आपके, झज्जर और गुरुग्राम। इस फैक्ट को भी आप लोगों को याद रखना। ओके जी, आगे चलो जी। अगला आता है, वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का क्या उद्देश्य है। इंद्रधनुष बताओ भाई, इंद्रधनुष का क्या उद्देश्य है। किशोरों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी। किशोर, किशोरावस्था याद है के, टीनेजर जिसका मैं भी था ना टेबल का, जो आप काउंटिंग पढ़ा, काउंटिंग में जड़ा भी था ना, टीन सुना है ना, 13, 14, 19 तक, तो ये 13 से 19 साल की जो उम्र होती है टीनेजर होती है, किशोरावस्था होती है, ठीक है। तो जितने भी किशोर हैं, ठीक है, इस उम्र के अंदर बहुत हार्मोन चेंज होते हैं, हलचल पैदा होती है शरीर के अंदर, ठीक है, अलग अलग जो शरीर के अंग हैं, ठीक है, वो फ्लक्चुएशन पैदा करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो अभियान जो इंद्रधनुष चला था, इसका मेन उद्देश्य पूछा भाई, एक तो पहला तो किशोरों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की वह किशोर को इंद्रधनुष बनाना चाहता तो उसकी आवश्यकता पूरी कर दें भाई। दूसरा, नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना, बच्चों का टीकाकरण करना। तीसरा आता है ग्रामीण जनसंख्या को किफायती तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। चौथा, वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। भाई 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो आपका 2014 के अंदर है आपका मिशन इंद्रधनुष चला है, इसका आपसे मेन उद्देश्य पूछा क्या है भाई, ठीक है। बाकी उद्देश्य का तो बेरा कौन भाई, बाकी स्वाद तकड़ा हुआ। इंद्रधनुष का मतलब तो हम समझो पूरे रंग दिखाएंगे, मानेंगे भाई इंद्रधनुष के। बताओ भाई आप सभी साथी, बाकी आप लोग मेरे को ये चीज बताना, जो मैं तुमको ये डेली समझाने लगे रहा हूं, ये चीजें तुम्हारे समझ में तो आने लग रही होगी ना। मतलब नू तो कौन नहीं कि भाई मैं कदे आड़ हुए माथा मारदा और तारा कि मैं दिमाग में कि मैं घुसदा ना हो, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। मैक्सिमम बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हुआ टीकाकरण वाला, बहुत बढ़िया भाई। जिसका भी टीकाकरण वाला आंसर है लगभग सबका बिल्कुल सही, कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। जो तारती करवाना जाऊँ ना तमना, अगर डीपली अच्छा तरीका तो और भी बढ़िया बेहतर तरीके से पढ़ना, तो आप अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, उधर आपको हरियाणा जीके मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जिसको स्पेशल हरियाणा जीके करनी तो हरियाणा जीके का एक अलग से सेपरेट बैच भी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनका क्या नियमित टीकाकरण करना, समय पर टीकाकरण करना। जो छोटे बच्चे हो, जो नए पैदा हो, उन खातर है। नीमराणा किस राज्य के अंतर्गत? अच्छा प्रश्न है, और पेपर के अंदर मैक्सिमम बच्चे हैं, क्योंकि हरियाणा जीके का समझ लें इस प्रश्न ना, तो इसका मैं मैक्सिमम बच्चे हरियाणा ठोक के आए, गलत हो जाएगा भाई। नीमराणा आपके राजस्थान के अंदर। मैंने आपको हरियाणा जीके के अंदर एक चीज भी पढ़ाई थी, याद करो बैच के अंदर, कि भाई नीमराणा के अंदर से है एक नदी हरियाणा के अंदर घुसती है, याद करो। तो नीमराणा कहां पर है? नीमराणा आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है भाई, ठीक है। यहां से क्या एक नदी अपने हरियाणा के अंदर घुसती है, याद करो कौन सी नदी थी, ठीक है। इसके अलावा नीमराणा किस लिए, एक और चीज आपको बताता हूं, आपसे फुल फॉर्म पूछा है SEZ। सेज क्या है? सेज क्या है? कोई साथी बताएगा सेज है क्या? सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आजकल जो SSC वगैरह पेपर होने लगे हैं, GD वगैरह, उसके अंदर बहुत बार पूछा गया है। इसका क्या नाम है? जिसका नाम है जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जी विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कि सरकार है आपको एक ऐसा एरिया प्रोवाइड करने लग रही। सरकार क्या बोलती है कि भाई तुम लोग इस क्षेत्र के अंदर आके, इस एरिया के अंदर आके अपनी इंडस्ट्री, अपने बिजनेस सेटअप करो, हम तुमको है विशेष फैसिलिटी देंगे, टैक्स के अंदर छूट देंगे, और सुविधाएं हम लोग तुमको उपलब्ध करवाएंगे। तो इसको SEZ यानी सेज बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा था। एक तुमको होमवर्क देता हूं, सेज की शुरुआत कब हुई? कोई साथी बता दो। इंड दे देता हूं, इसी शताब्दी के अंदर, 21वीं शताब्दी के अंदर हुई, और बोल लो, ठीक है। सेज की स्थापना कोई बहुत बार एग्जामिनर पूछता है, और इसकी फुल फॉर्म आती है विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस इबे तो बनाया था 5 जून ना, विश्व पर्यावरण दिवस। इसके अंदर तो कुछ है कौन, सौदा है कौन नहीं। चलो अगला पे मूड खराब कर दिया। हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? भाई एक और चीज, मन्ना अब की बार एक गलती कर दी थी, आपके याद भी होगा, ठीक है। मैंने आपको जो एचटेट का पेपर कराया था उसके अंदर मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी भाई, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक भाई, वो मतलब कि देखो भाई, मैं आड़े पढ़ाना पढ़ानदोड़ी भी होगी, तार पर भी हो सका है, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा है, आप लोग भी दिमाग के अंदर सेट रखना। उसके अंदर पूछा था भारत और हरियाणा के अंदर टोटल संसदीय सीटें कितनी है? संसदीय सीटें, संसदीय सीटों के अंदर भाई जो आपकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों शुमार होती हैं भाई,
ठीक है। पेपर के अंदर ये गलती आप लोग भी कर सकते हो, मन्ना तो करे दी, ठीक है, तो हम भी कर सको तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। मैंने तो फिर टेलीग्राम पर सारी जगह डाल दिया था, भाई मेरे पर मिस्टेक हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसदीय सीटों के अंदर आती हैं। लोकसभा की टोटल 10 है, राज्यसभा की 5, तो टोटल 15 होगी, ठीक है। तो इसको पेपर के अंदर अगर आए तो मैक्सिमम बच्चे 10 ठोक के आ रहे थे, मन्ना भी आड़े बोर्ड के ऊपर 10 ठोक दिया था, ठीक है। 5 बच्चे कमेंट आए तो जिद मेरा ध्यान में आयो तरीके में तो गलत कर दिया, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, पेपर के अंदर आप लोग गलती मत करना। तो राज्यसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? 5 हैं, लोकसभा की 10 हैं। रिजर्व्ड सीटें कौन सी है लोकसभा की? तो लोकसभा की 2 मैंने बताई थी, सिर्फ बाढ़, अंबाला और सिरसा, ठीक है, दोनों के आपके रिजर्वेशन वाली सीटें लोकसभा की, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले लोकसभा जिस टाइम हरियाणा बना उस टाइम लोकसभा कितनी थी? 7 थी, उसका पाछा फिर आपकी 9 होगी और उसका पाछा फिर के 10 साल पाछा आपकी कितनी होगी थी? 10 होगी थी, ठीक है। ओके, चीजें समझ में आएगी जी? बिल्कुल आएगी। इसी तरीके से अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की टोटल कितनी है? 90 सीटें, और उसके अंदर रिजर्व्ड कितनी है? 17 सीटें। चीजें मैं आपको पहले ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ लूं सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी? क्षेत्रफल के हिसाब से भिवानी महेंद्रगढ़ वाली। सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी है? क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से फरीदाबाद वाली, ठीक है। सबसे बड़ी जनसंख्या के हिसाब से गुरुग्राम। ये सारे मैंने डीपली करवा रखे हैं। ओके जी, अगला प्रश्न देखो क्या है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं यार, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया? एटमॉस्फेयर की सारी 500 की 500 लेयर मैंने तुमको बताई दी थी। ट्रोपोस्फियर आता है सबसे पहले, जिसको अभी बोलते हैं क्या बोलते हैं? अक्षोभ मंडल बोलते हैं। मैं पहले करवा चुका हूं तुमको इन्हीं क्लासों के अंदर। अक्षोभ मंडल के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हमारी जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, लाइक बारिश आना, बादल आना, आंधी तूफानों, सारा हमारा इसी के अंदर होता है। उसके बाद आपकी एक लेयर स्टार्ट होती है जिसको अभी बोलते हैं स्ट्राटोस्फियर, जिसको अभी बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? हमारा समताप के अंदर आपकी स्टार्ट होती चीजें क्या क्या? एक तो हमारी ओजोन लेयर स्टार्ट होती है जी, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो भी हमारे एरोप्लेन वगैरह जो उड़ती है वो भी हमारी इसी के अंदर उड़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास मीजोस्फीयर, जिसको अभी बोलते हैं जी मध्य मंडल। मध्य मंडल के अंदर क्या होता है? जितने भी हमारे उल्का पिंड यानी जितने भी एस्ट्रॉइड्स वगैरह होते हैं आसमान में से पड़ते हैं, तो वो आग वगैरह इसी के अंदर पकड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आइनोस्फीयर या जिसको अभी थर्मोस्फेयर भी बोल देते हैं, ओके। जिसके अंदर क्या होता है? जितने भी हमारी रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, ये आपकी सारी इसी के अंदर ट्रैवल करती है। और उसके बाद हमारे पास आता है जी एक्सोस्फीयर, जिसको अभी बोलते हैं जी बाहरी मंडल, ठीक है। इस बाहरी मंडल के अंदर क्या हमारी यहाँ पर हमारी पृथ्वी का सारा सिस्टम खत्म हो जाए, कोई एटमॉस्फेयर आगे बचता नहीं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए एटमॉस्फेयर के कितने पार्ट है? 5 पार्टों के अंदर अलग अलग डिवाइड है, पहले करवा चुके हूं। अगला गुरुद्वारों से रिलेटेड प्रश्न आओ भाई। नड्डा साहिब गुरुद्वारा अंबाड़ा के अंदर है, बता दो भाई। ताम तो खूब पेपर दे के आओ। तो नड्डा साहिब गुरुद्वारा कहां पर? अंबाड़ा के अंदर है या नहीं? दूसरा, नड्डा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर। 2 कथन दिए गए, कौन सा सही है आप लोगों को बताना, बताओ भाई कौन सा सही है? बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। देखो कुछ हिंट मैं तुमको देता हूं। नड्डा साहिब गुरुद्वारा जो सिखों के 10वें गुरु थे, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह भाई, उससे ये बिलोंग करता है नड्डा साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ये गुरुद्वारे तुम्हारे याद होने चाहिए। सबसे ज्यादा जो गुरुद्वारे हैं वो आपको कहां पर देखने मिलते हैं? अंबाड़ा शहर के अंदर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो गुरुद्वारों का शहर किसको बोलते हैं? एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। गुरुद्वारों का शहर किसको बोलते हैं? तो गुरुद्वारों का शहर बोलते हैं जी अंबाड़ा को, ओके जी, ठीक है। और जो नड्डा साहिब गुरुद्वारा है, नड्डा साहिब गुरुद्वारा किस लिए फेमस है? जो सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे आपके? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और पहले कौन थे? गुरु नानक देव। याद कैसे रखो? याद रखने सिंपल सिटी। सबसे पहले कौन आए थे? आपके नाना जी आए थे, ठीक है। तो गुरु नानक देव क्या है? आपके सिखों के आपके पहले गुरु थे। और अंतिम गुरु कौन थे? आपके गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है जी। गुरु अर्जुन देव भी आते हैं, जिनको जहांगीर ने है लटकवा दिया था, याद करो। बहुत सारे गुरु, सारे ट्रिक से याद करवा रखे मैंने, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। अब क्या कुछ सिस्टम था, एक युद्ध हुआ था पुराने समय के अंदर, जिसको बोलते हैं आपका बगानी का युद्ध। 1688 के अंदर हुआ था। ये मैंने इंडियन हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। वहां पर क्या हुआ? जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, ये युद्ध के अंदर लड़ने के लिए गए हुए थे। इन्होंने युद्ध के अंदर जीत भी हासिल करी। जीत हासिल करने के बाद क्या, ये सेना के साथ अपने इसी स्थान पर रुके थे, ठीक है, जहां पर अभी वर्तमान में नड्डा साहिब गुरुद्वारा। तो इसीलिए इस स्थान पर क्या गुरुद्वारा बना दिया गया, जिसको हम लोगों ने नाम दिया नड्डा साहिब। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं, तो इसका इतिहास क्या आपको पता लग गया। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है नड्डा साहिब गुरुद्वारा के अंदर है आपके गुरु गोविंद सिंह ठहरे थे,
या फिर आपसे पूछ ले किस गुरुद्वारे के अंदर है गुरु गोविंद सिंह आपके बगानी के युद्ध के बाद वहां पर ठहरने का काम करा, तो नड्डा साहिब गुरुद्वारा। ये मैंने आपको हरियाणा की जो हिस्ट्री मैंने करवाई थी उसके अंदर विशेष तौर पर अच्छे से डीपली करवा रखा है। इसके अलावा अम्बाड़ा के अंदर और कौन कौन से गुरुद्वारे हैं, जो आपका गुरुद्वारा मंजी साहिब है वगैरह वगैरह, ठीक है, सारे आपको उधर ही देखने को मिलते हैं। और ये घग्गर नदी के किनारे पर दोनों के दोनों कथन से, इसके अंदर कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या मैंने आपको बताया और कौन कौन से आपको देखने मिलेंगे, गुरुद्वारा मंजी साहिब बहुत बार आता है, पंजो खेड़ा, ठीक है। मंजी कैसे रखो, आप अपने बालों को सुबह सुबह मांजते हो, नहाते हो, और किसके साथ मांजते हो, पंजे के साथ, ठीक है, यानी पंजो खेड़ा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों, और गुरुद्वारा शीशगंज, शीश के ऊपर ही तो क्या, शीश अगर आपका गंजा हो जाए तो बाल आपकी उड़ जाएंगे, यानी अंबाड़ा के अंदर ही गुरुद्वारा शीशगंज, सारे हमारे यहीं पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। लिख लो आप लोग कौन कौन से हैं जी, गुरुद्वारा मंजी साहिब, ये सारे ट्रिक से याद करवा रखे हैं। गुरुद्वारा मंजी साहिब हो गया, ओके जी। गुरुद्वारा शीशगंज हो गया, शीशगंज हो गया हमारे पास, शीशगंज, ये भी हमारा यहीं से बिलोंग करता है। इसके अलावा पंजो खेड़ा हो गया, ठीक है, पंजा मारते आपके बाल उड़ जाएंगे, यानी अंबाड़ा के अंदर ही पंजो खेड़ा हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, अरे रुको, ये मिस्टेक होगी भाई, रुको 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 भाई, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इस चीज को समझो, एक मिस्टेक होगी मेरे से। अगर आपसे सबसे अधिक गुरुद्वारे पूछे, सबसे अधिक गुरुद्वारे पूछे, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, सबसे अधिक गुरुद्वारे पूछे तो अंबाड़ा आएगा, लेकिन अगर गुरुद्वारों का शहर पूछ ले तो कैथल आएगा। ये डिफरेंस है भाई, माफी चाहता हूं, मेरे से मिस्टेक होगी, मेरे अभी याद आया। अगर आपसे सबसे अधिक गुरुद्वारे पूछे, अंबाड़ा के अंदर है, अंबाड़ा के अंदर सबसे अधिक गुरुद्वारे हरियाणा के अंदर, उसके बावजूद भी इसको गुरुद्वारों का शहर नहीं बोलते, गुरुद्वारों का शहर कैथल को बोलते। तो ये फैक्ट याद रखना, मेरे से गलती हो गई थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता ही पूछता है, ठीक है। आगे चलूं, चलो जी, गुरुद्वारों का शहर सुन दिया, मैं मैक्सिमम बाल ठोक के आऊंगा अंबाड़ा, नहीं, कैथल आएगा। मां कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है, मां कार्यक्रम है, यानी ये भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। तो इस कार्यक्रम की जो फुल फॉर्म है, यानी जो MAA है, इस MAA की फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म ही आप लोगों से पूछी गई है। तो MAA की फुल फॉर्म आपके पास मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, मदर एब्सोल्यूट अटेंशन, मदर एंड एडोलोसेंट, एडोलोसेंट का मतलब होता है किशोरावस्था, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अमोंग एडोलोसेंट गर्ल्स, यानी जो किशोर जो लड़कियां हैं उनके बीच में क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलते, आपके जो पीरियड्स वगैरह चलते हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाना, क्या ये माँ का कार्यक्रम का उसका मतलब पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या था, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी माँ का जो संपूर्ण प्यार है, ठीक है, वो इसका मेन उद्देश्य है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट, इसके अंदर और कुछ भी इसके अंदर मुश्किल वगैरह नहीं था। ओके जी, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, किस जिले में भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है। 100 बार करवा रखे, रक्षा का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी, यानी भारत की जो सिक्योरिटी वाला जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी हमारी किस जिले के अंदर स्थित है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है, बिल्कुल बेसिक और 0 लेवल का प्रश्न है, और हर एक साथी को पता भी है कि किस जिले के अंदर है ये हमारा रक्षा विश्वविद्यालय, पता होगा। कौन बेरा अगे भी गलत करके आओगे पेपर का, मैं सारे करवा चुके हूं, धरती लगभग सारे विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय कड़ा है, रक्षाला कड़ा है, बताओ कौन है बेरा भाई, ये मुंह माटी ना कुट्टा करो भाई, बता दो। रक्षा विश्वविद्यालय 100 बार बता रहे, क्या गुरुग्राम के अंदर है जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट, गुरुग्राम के अंदर क्या हमारा भारतीय जो रक्षा विश्वविद्यालय हमें देखने को मिलता है। स्थापना कब हुई थी, साल 2013 के अंदर, जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पर जो हमारे प्रधानमंत्री होया करते, इनके द्वारा क्या इसका उद्घाटन किया गया था। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसको कैसे, गुरु ही तो तुम्हारी रक्षा करेगा पेपर के अंदर, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। डिफेंस यूनिवर्सिटी पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, आप इसको इजिली बिलो के रख सकते हो अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो तो, ठीक है, बिल्कुल बिलो देंगे, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा और गुरुग्राम के अंदर कौन कौन से मैं आपको पिछली क्लासों के अंदर करवा चुका हूं, ठीक है। और कौन कौन से आपके गुरुग्राम के अंदर आपका, एक तो NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये भी गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। NBRC बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये भी हमारा कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। बाकी सारे करवा चुके हैं, बार बार करवाने का कोई फायदा है नहीं था, मना बेरा है। पिछली क्लासों के अंदर आप देख सकते हो, जो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, उसके अंदर जो भी मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी, इसी सीरीज के अंदर, ठीक है। एक आपसे मैं पूछ लेता हूं, राष्ट्रीय फैशन संस्थान कड़ा है, फैशन आजकल कड़ता हुआ है, आड़ता फैशन हो जी, पंचकुला के अंदर क्या हमारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT हमारा स्थित है, ठीक, इसको याद रख सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI याद होगा, कहां पर है, करनाल के अंदर। मैक्सिमम बच्चे इशार ठोक गया हूं इसका मैं, फिर रोवा है कि ये गलत कैसे हो गया। अगला,
लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है? जैसे छत्तीसगढ़ लुगदा यार साड़ी का हुआ है, 100 बार इंडिया जीके में करवा रखा है, स्टेटिक जीके का पर्सन है। लुगदा किसको साड़ी को बोलते हैं? अगला प्रश्न देखो क्या है। इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना, जो आपके थर्मल पावर प्लांट है वो पूछ लिया, इंदिरा गांधी वाला कड़ा है, ठीक है। ये दो हैं इकट्ठे लो, इतना हिंट दे दिया धरती। इंदिरा गांधी आड़े है, आड़े एक और है भाई, ठीक है। इंदिरा गांधी वाला आपका 1500 वाट की है भाई ये परियोजना। कितनी है? 1500 मेगावाट की परियोजना है। और ये हमें कहां पर देखने को मिलती, कोई साथी बताएगा? इंदिरा गांधी वाली, ठीक है। इतना हिंट देता हूं, 500 मेगावाट की 3 यूनिट लाएगी नहीं भाई। 500 वाट की 3 यूनिट लाएगी, इतना हिंट दे दिया, फिर भी गलत करो तो करोगे। एक ट्रिक से याद कर लो, गांधी जी हमेशा कड़े पहुंचा कर दे, जड़े के हालात जर्जर होया करते, जड़े के हालात खराब होया करते, उड़े गांधी जी आकर खड़े पाया करते। तो गांधी परिवार उड़े खड़े पाओगे, जड़े के हालात जर्जर हैं, खराब है। झज्जर जिले के अंदर 2 पावर प्लांट है, एक इंदिरा गांधी 1500 मेगावाट है, 500 की 3 यूनिट है भाई। तो ये पूछ रहा था इतनी है। दूसरा हमारा यहां पर ही हमारा दूसरा महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ये भी हमारी कहां पर देखने को मिलती है? झज्जर जिले के अंदर ही देखने को मिलती है। ये कितने मेगावाट की है? 1320 की है भाई। कितने की है? 1320 मेगावाट की है। कितना की 2 इकाई हो जाएंगे भाई, 1300 वाला केस कम है तो आपकी 600 मेगावाट की क्या है हम लोगों को यहाँ पर, सॉरी 660 की होंगी। 600 की कैसे हो जाएगी? 660 की होगी। 660 मेगावाट की हमको 2 इकाई हमको यहाँ पर देखने को मिली महात्मा। तो इंदिरा गांधी महात्मा गांधी दोनों कड़े देखने को मिलेंगे, झज्जर का में देखने को मिलेंगे। राजीव गांधी पूछ लेगा, राजीव गांधी क्या है आपका? उत्तर भारत का सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट है, उसके अंदर शुमार है। हिसार जिले का जो खेदड़ है, ठीक है, खेदड़ के अंदर जो बरवाड़ा का मावड़ देखने ना मिला है, 1200 मेगावाट की परियोजना है। ओके जी। दीनबंधु छोटू राम पूछ लेगा, छोटू राम छोटी परियोजना 600 मेगावाट की परियोजना है। ओके जी। इसके अलावा पूछ ले पानीपत थर्मल पावर प्लांट, ये आपका थोड़ा ठीक है, 1367.80 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है। और इसकी शुरुआत के मतलब भारत के आप हरियाणा के जो सबसे पुराने पावर प्लांट है उनका में शुमार है आपका पानीपत वाला, ठीक है। इसकी शुरुआत 1979 के अंदर आपकी चौधरी देवीलाल जी के टाइम के आसपास हुई थी, ऐसा भी इनको याद है। इसके अलावा भारत के अंदर एक हमारा कौन सा परमाणु संयंत्र भी आपका लगने लग रहा है, जिसको अभी हरियाणा का जो फतेहाबाद जिला, फतेहाबाद के गोरखपुर गांव के अंदर लगने लग रहा है, जहां पर 2800 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है। और वहां पर कितना 700 के आपके 4 जो यूनिट है वो हमको देखने को मिलती हैं। ओके, सारी चीजें करवा रखी जी, बिल्कुल करवा रखी। आगे चले, चलो जी अगला प्रश्न। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहां अवस्थित है? जामिया इस्लामिया, उस टाइम जैसे जिस टाइम ये प्रश्न पूछा गया ना, उस टाइम ये यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस थी, या जामिया इस्लामिया वाली, ठीक है। जिस टाइम का ये प्रश्न पूछा गया, यानी जिस टाइम आपका यो मतलब कुछ कांड कुंड हो गया था, उस टाइम का पूछा गया। इंडिया जी के प्रश्न बताओ फटाफट से। एक बार भाई कुछ आ गया, जस्ट 1 मिनट रुकेंगे। तो हम टेंशन ना लो यार, धरती सारा सौदा याद करवा दी वहां। तो हम खुद नु कहोगे जी स्वाद आ गया, मजा आ गया जी पड़ेगी, ठीक है। देखो भाई, तो जामिया इस्लामिया कहां पर होगी हमारे पास? ये होगी जी हमारी दिल्ली के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेगा, जामिया इस्लामिया कहां पर? हमारी दिल्ली के अंदर है। बेसिक सा प्रश्न, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। अगला, गरिमा चौधरी किस खेल से जुड़ी हुई है? अच्छा प्रश्न पूछ लिया। गरिमा चौधरी है, ठीक है। गरिमा चौधरी किस खेल से जुड़ी हुई है? गरिमा चौधरी गैसे गरिमा, ठीक है, गैसे गुडो, गुडो से बन गया जूडो, जूडो से कौन सी जुड़ी हुई है? गरिमा चौधरी आपकी किस गेम से जुड़ी हुई है जी? जूडो गेम से जुड़ी हुई है। इनके बारे में इतना ही याद रखना, फालतू का ज्ञान याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना भाई, लंदन के अंदर जो आपके 2012 वाले ओलंपिक थे, 2012 वाले ओलंपिक थे लंदन वाले, उसके अंदर क्या ये इकलौती जूडो खिलाड़ी थी जिन्होंने भारत की तरफ से है मतलब कि खेल के अंदर भाग लेने का काम करा। लिखेंगे सभी साथी, लंदन ओलंपिक आपसे पूछा जाएगा, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत की तरफ से एकमात्र जो जूडो खिलाड़ी थी जिसने पार्टिसिपेट कराया था, ठीक है, वो कौन सी थी? वो थी जी आपकी गरिमा, ठीक है, गरिमा चौधरी, एकमात्र जूडो खिलाड़ी। कौन सी थी जी? गरिमा चौधरी थी। ओके जी, ये चीज भी हमारे क्लियर होगी, कंसेप्ट हमारे दिमाग में घुस गया। बेसिक सा कंसेप्ट है, इसके अंदर कुछ था कौन भाई, ठीक है। तो हम चीज ज्यादा समझा करो, ठीक है। जो सी चीज समझी नहीं जानती उसकी मैं ट्रिक का गलत आती रटवाया जी, उसका में तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। मेनली या कड़ा तक की है, मेनली आपके उत्तर प्रदेश मेरठ से बिलोंग करती है भाई, ठीक है। अपना हरियाणा तो मेनली नो ना समझ लिया बिलोंग कर, मेनली आपके उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया जिसके अंदर बच्चों को पका हुआ भोजन, सबको पता है मिड डे मील योजना,
ठीक है, मध्याह्न भोजन के प्रश्न पूछा कि मैं अच्छा लेवल का दो यार। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? रणजी ट्रॉफी, ये थोड़ा अच्छा डीप लेवल का प्रश्न पूछ लिया। रणजी ट्रॉफी के अंदर कौन सा व्यक्तित्व है आज तक कभी भी हरियाणा की तरफ से नहीं खेला? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। देखो पहली बात तो कपिल देव तो हमारी तरफ से वर्ल्ड कप के अंदर भी खेल रहे थे। इनको किस नाम से? हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना था। बहुत बार आप लोगों को करवा चुके हरियाणा हरिकेन के नाम से। ये किसका निकनेम है? ये कपिल देव का निकनेम है। और जो हमारा वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप के अंदर कप्तानी करने का काम करा था इन्होंने। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है, इसके अलावा अब पूछा था कि रणजी ट्रॉफी के अंदर है कौन सा व्यक्ति हमारे साथ यहां पर खेला नहीं था? ठीक है, मनिंदर सिंह क्या खेला था नहीं खेला था? बताओ, तुम बताओ। मनिंदर सिंह, राजेंद्र गोयल, सरकार तलवार, बताओ, बोलो। तो भाई सरकार तलवार ये खेल ले थे। ये मेनली ऑलराउंडर खिलाड़ी। थोड़ा डीप प्रश्न पूछेगा, किसी ने नहीं करवाया मेरा मन्ना के किसी भी मास्टर ना कौन करा ना किसी बुक में पाओगे था मना। ठीक है, थोड़ा डीप प्रश्न पूछ लेना। सारे मास्टर सारी बुक सब के में ब्याज है। ठीक है, मोटा मोटा पूछ ले, सारे मास्टर तैयार हो जाएंगे। मेरा करवाया हुआ, मेरा करवाया भाई, मैं भी हूँ उसका, मैं सुमार। मैंने कौन कहता मैं कौन नहीं, मैं भी सुमार हूँ। सारे जने नु स्क्रीन शॉट और बुका की फोटो और कैमरा के काट के ले आओगे, हमने करवाया हमने। और वो बिल्कुल बेसिक लेवल का है। इसे ऐसा डीप प्रश्न आ जाए इस खातर कोई को नहीं आऊँ कि हाँ मेरा करवाया मेरा करवाया है। वो आसान आसान टुच से प्रश्न है। ये सीटी ग्रुप सी का पेपर आया था भाई। ग्रुप सी का तो 26 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। सिंगल वन मास्टर ने नो कले में कौन करा मेरा करवाया उड़ाया पेपर मेरा कर। इसे से प्रश्न थे जो यार बुका का मैं कौन दे रखे थे, कितने नेट पे भी कौन थे भाई। ठीक है, जो मन्ना खुद ना पहली बार पढ़े थे, मैंने 5 साल हो गया हरियाणा से के पढ़ान थोड़ी, मैंने खुद ना पहली बार पढ़े थे। इसे प्रश्न भी थे भाई, मैं तो खुद ना कह दी ना भाई अपना वाला को नहीं आया भाई। भाई ऐसा कोई डीप को टुच्चा प्रश्न हो सब ना बेरा है। ठीक है, उसका मैं बार था IIM कहाँ पर है? IIM रोहतक के अंदर इंडियन, ये सब ना करवा रखे हैं। इसका मैं नू को अकेला नू को क्लेम करूँ मेरा है करवाया, सबका करवाया भाई IIM। ठीक है, तो सरकार तलवार था भाई, इसने पार्टिसिपेट करने का काम करा था। राजेंद्र गोयल था, इसने भी पार्टिसिपेट करा था। मनिंदर सिंह था, इसने पार्टिसिपेट आपका नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा डीप लेवल का प्रश्न था, किसी भी अध्यापक के द्वारा कराया हुआ आपको नहीं मिलेगा। ठीक, और इस तरीके के प्रश्न बहुत ही कम आते हैं और आते भी तो सबका गलत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बिहू। बिहू कहाँ का? बिहू असम का है भाई। बिहू कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की बहुएं होती हैं। ठीक है, 3 टाइप का। इसके अलावा सत्तरिया डांस ये भी कहाँ का? असम का है जी। 100 बार ट्रिक तक रह गया। सत्तरिया से बढ़िया स्त्री, बिहू से बढ़िया बहु। बहुएं और स्त्री क्या होती है? सबके घर में असमान होती है, अलग अलग होती है असम से। 3 टाइप की बिहू कौन सी है? रोंगाली, काटी, ठीक है, याद आया नहीं आई, बोहाग। ठीक है, सारी टाइप की बिहू होती हैं। ओके जी, अगला चलते हैं। नारनौल किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़ में। लेवल देख लो तो हम प्रश्न आगे। नारनौल किस जिले के अंदर स्थित है? ये प्रश्न ये पूछने लाग रहे भाई। जणु बालक का बेरा कौन बालक, जणु दूध पींदे बालक यार। के प्रश्न पूछो कि मैं ढंग का तो पूछ लो। अगला देखो क्या है। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति सब ने बेरा? रटवाई। मेवात के लोग पढ़ाई में कमजोर है तो रट्टे मार के आगे बढ़े, ट्रिक के लिए याद करें। रटवाई कहाँ का? मेवात का सब ना बेरा। इसका में के मुश्किल है। वर्षा ऋतु के टाइम पर ये डांस कराया जावा है। किस टाइम कराया जाता है? वर्षा ऋतु के टाइम पर ये डांस किया जाता है। दमाल क्या हरियाणा का सबसे पुराना डांस है, उसके अंदर हमारा दमाल डांस हमारा शुमार है। ओके जी, बहुत बार आता है। हरियाणा का सबसे प्राचीन लोक नृत्य किसको माना जाता है? दमाल को। क्या है? हरियाणा का। इस तरह हो गया लिख देता हूं। HR का सबसे प्राचीन जो लोक नृत्य है वो इसी को माना जाता है। सबसे प्राचीन जो लोक नृत्य वो किसको माना गया है? वो दमाल को माना गया है जी। बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, मेनली जो अपना साउथ हरियाणा है, महेंद्रगढ़ हो गया, गुरुग्राम हो गया, ठीक है, झज्जर हो गया, उस एरिया के अंदर मेनली किया जाता है। और मेनली पुरुषों के द्वारा किया जाता है। खास बात यह है दमाल डांस आपका दमाल तो पुरुष करे, अगर महिला दमाल कौन कर दी बेचारी? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चांदनी रात के अंदर पैग सैग लगा के डांस किया जाता है। ठीक है, फाग नृत्य आपको पता ही, होली के अवसर पर फाग होएगा। गुग्गा आपका भी इबा होगा, गुग्गा। ठीक है, गुग्गा डांस आपको पता है, गुग्गा अब आया गोगा नवमी जिसको अभी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका मेनली वो कौन बजाएगा? डुम 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 डुम। वो ऐड बड़ा डंडा आएगा, लट्ठा आएगा, उसको बहुत सारे कपड़े बंद होया करें, वही तो गुग्गा नवमी। महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? कौन है? महर्षि वेद व्यास। कौन सी नदी के किनारे बैठ के इन्होंने महाभारत की रचना करी थी? करवाया तो था भी 2-3 दिन पहले। कौन सी नदी के किनारे? बताओ फटाफट सी। ये तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। कुरुक्षेत्र के अंदर, याद करो, सरस्वती नदी के तट के ऊपर बैठ के लिख लो भाई। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बैठे जाइए। कुरुक्षेत्र में क्या है? सरस्वती नदी के तट पर, 100 बार बताया रखा है, सरस्वती नदी के किनारे बैठ के क्या है इन्होंने आपकी कौन सा महाकाव्य लिखा था? महाभारत जो महाकाव्य है उसकी रचना करने का इन्होंने काम कराया था। ओके जी, ऐसी चीजें हैं। तो उसके अलावा जो महाभारत है, महाभारत के अंदर क्या है आपके टोटल कितने श्लोक हैं ये प्रश्न पूछा था। तो अभी वर्तमान में टोटल हमें मतलब कि ये बोल सकते हो आप 1 लाख से अधिक श्लोक हमें इसके अंदर देखने मिलते हैं। शुरुआत के अंदर 8800 थे,
थे, फिर और बढ़ा दिए गए, 24,000 कर दिए गए। इब वर्तमान के अंदर इसके अंदर 1 लाख से ऊपर हमें श्लोक देखने को मिलते हैं। 18 इसके अंदर अलग अलग हमें चैप्टर देखने को मिलते हैं। महाभारत के अंदर कितने 18 हमें इसके अंदर अलग अलग चैप्टर बोल लो या फिर आप उसको भाग बोल सकते हैं, 18 भाग हमको देखने को मिलते हैं। ये एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, चले आगे, चलो जी अगला प्रश्न आता है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है जहां पर कपास का उत्पादन अच्छा खासा नहीं होता? वो पूछा। देखो मैं आपको बताता हूं, सिरसा, सोनीपत, अंबाला या रेवाड़ी, तुम खुद बता दोगे। कपास का उत्पादन कहां पर अच्छा नहीं होता? कपास का उत्पादन वहां पर अच्छा नहीं होगा जहां पर आपकी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी होगी। जलोढ़ मिट्टी का मतलब समझते हो, यानी जहां पर धान की खेती ज्यादा होगी। धान की खेती कड़ ज्यादा हुआ है, जो अपना उत्तरी हरियाणा ना, पंचकुला साइड का इलाका हो गया, अंबाला हो गया, करनाल हो गया, उधर बारिश ज्यादा, तो उधर धान की खेती ज्यादा हुआ है, तो उधर कपास वगैरह खेती, क्योंकि कपास के लिए कम पानी की जरूरत होती है। यानी अंबाला के अंदर क्या हमारी कपास की खेती नहीं होती। प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना और थोड़ी लॉजिक दिमाग भी लगाना। ठीक है, सिरसा हो गया, सोनीपत हो गया, रेवाड़ी, आड़े कम पानी की जमीन है तो आड़े कपास की खेती हुआ है। ठीक है, ओके जी। अगला, हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है। बिल्कुल, क्योंकि बिहार के अंदर इतने उद्योग धंधे नहीं है। दूसरा, पंजाब का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है, तो यह कथन भी आपका गलत है। पंजाब का हरियाणा से अधिक नहीं है, क्योंकि हरियाणा के अंदर ज्यादा फैक्ट्रियां हैं एज कंपेयर टू पंजाब। ठीक है, तो यानी ओनली कथन नंबर हमारा ए है, करेक्ट है। ठीक है, अपना गुड़गाम देख लो, जाएगी फरीदाबाद देख लो। O2 बांध हरियाणा के अंदर किस नदी के ऊपर? O2 100 बार करवा रखा O2 बांध। अगर अब भी कोई गलत करे तो भाई उसका तार दूंगा फोटू। ठीक है, O2 बांध हमें किस नदी के ऊपर? घग्गर नदी के ऊपर देखने को मिलता है। घाघरा पहन के आदमी के फोटू करवाया, अगर O2 फोटू याद कर लो। ठीक है, महिला क्या है, घाघरा पहन के O2 फोटू करवाती है। और ये हमें देखने किस जिले के अंदर देखने को मिलता है? हरियाणा का जो सिरसा जिला है। ठीक है, सिरसा जिले के अंदर हमको क्या, घग्गर नदी के ऊपर क्या है, जो O2 बांध है, O2 बैराज है, ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और O2 जो ये बांध है, जहां पर बांध बना, इसको हम लोग क्या है, धनुष झील भी बोल देते कई बार, तो ये भी एग्जाम के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बांध आज का कौन है, बहुत पुराना है, अंग्रेजा टाइम का है। ठीक है, 1896-97 का टाइम का, उस टाइम का है, आज का नहीं, कदे समझ लो, आज का है वो बांध। ठीक है, ओके, चलो आगे। और तो और भी घग्गर नदी के ऊपर और भी बहुत सारे बांध बन रहे हैं, लाइक कौशल्या बांध है। ठीक है, कौशल्या बांध हमें कहां पर? पंचकुला के अंदर देखने को मिलेगा। ये भी हमारा घग्गर नदी के ऊपर ही मेनली। ठीक है, पंचकुला के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? कौशल्या बांध देखने को मिलता है। और ये भी किस नदी के ऊपर है? घग्गर नदी के ऊपर ही हमको देखने को मिलता है। ओके जी, इसके अलावा और कौन कौन से बांध है? और जी हमारे पास दीवान वाला बांध है, ये भी पंचकुला के अंदर है, लेकिन ये भी प्रस्तावित है, अभी बनया नहीं है। ठीक है, अभी प्रस्तावित है कि हाँ भाई इधर हम लोग ये बांध भी बनाएंगे। ठीक है, मेनली आपको यही याद रखना। अगला, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली है। बुजली कहां पर पहना जाता है? बुजली बता दो, माथा, कान, पैरक, नाक। इसना भी गलत करके आओ, 100% गलत करके आओ। बुजली कड़े पैरी जाया कर है, कान का में। ठीक है, बुजली कान के अंदर पैरी जाया कर भाई, और काना का मोर के पैरा कर है, कान का में। और वह मुर्की होगी, मुर्की है, मुर्की सुने आदमी पैरा कर, आदमी जो काना का में पैरा है उसकी मुर्की बोलते हैं। तो लुगाई जो पैरा काना में उसकी बुजली बोलते हैं। भाई इतना ही फर्क है। मुर्की किसती बोल रहे हैं? अगर जो आदमी है नर, कान के अंदर जो बाली पैरता है उसको क्या बोलेंगे? उसको मुर्की बोलेंगे। महिला कान का में जो बाली पैर उसकी क्या बोल रहे? उसकी बुजली बोल रहे हैं। भाई इतना ही फर्क है दोनों आगा में। ठीक है, इसके अलावा ढिंडे, ढिंडे भी आपके कान का में लुगाई पैरा कर। कर्ण फूल हो गया, कान का फूल, झुमका हो गया, बाली होगी, ये सारी आपकी महिलाओं की। आदमी का सिर्फ एक याद रखना, मुर्की। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला, हरियाणा में टोटल कितने जिले हैं? यार क्यों माटी कुटवाया करो, 23 जिले। यो प्रश्न पूछ रहा है कि हरियाणा में टोटल कितने? उस टाइम 22 थे, वर्तमान में 23 है। 23वां कौन सा है जी? 80 है। 80 कब बनाया जी? 80 बनाया जी 2025 के अंदर जी। 2025 के अंदर कब बनाया जी? दिसंबर 2025। 80 का जिला परिचय कद करवाओगे जी? करवाएंगे वैसे 1-2 दिन में, तुम टेंशन ना लो। अगला चलो भाई, अगला हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG है। NSG के संबंध में कौन सा कथन सही है? NSG का जो हेड है, हेड मुख्यालय आपका NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो भाई, यो मानेसर का है, गुरुग्राम का है, बिल्कुल है। दूसरा, NSG केंद्रीय गृह मंत्रालय, यानी जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्ट्री उसके दिन आता है, बिल्कुल। यानी दोनों के दोनों कथन हमारे सही हैं, इसके अंदर कोई गलती नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आता है, वर्ष के किस महीने में सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है? सब ना बेरा फरवरी के महीने के अंदर सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है, हर साल होता है। अब की बार कौन से वाला बनाएगा, कोई साथी बताएगा? अब की बार जो 2026 के अंदर कौन सा सूरजकुंड मेला था? 39वां सूरजकुंड मेला था। कौन सा था? 39वां सूरजकुंड मेला था। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। सूरजकुंड मेले के बारे में है, डीपली सारे कंसेप्ट है। मैं आपको जो अगली क्लास जो लेके आऊंगा उसके अंदर क्या सूरजकुंड मेले के बारे में जो डीपली सारे कंसेप्ट होते हैं ना, यानी जो भी सूरजकुंड से रिलेटेड होते हैं सारे के सारे
कंसेप्ट आपको करवाने का काम करो। हाँ भाई सूरज कुंड मेला है, कब लगता है, क्या कुछ होता है, अब की बार वाला जो था आपका मतलब 2026 वाला था, इसके अंदर कौन सी हमारी थीम स्टेट थी, कौन सी हमारी थीम कंट्री थी, वगैरह वगैरह सारा आपको इसको विस्तार पूर्वक इसके अंदर करवाने का मैं आपको काम करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बहुत ज्यादा बड़ा सिस्टम हो जाएगा भाई, मेरा तो गला जमा पटना हो गया, पटा पटा छिक गया मैं तो। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। ठीक है, शुरुआत 1927 में हुई थी भाई, मैं एक बार देख लूं कितने की मिनट की क्लास होगी। 1 घंटा 17 मिनट की होगी यार बतेरी। ठीक है, चलो भाई आज के लिए बस इतना ही करते, बाकी आप कमेंट करके जरूर बता देना क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, क्लास के अंदर मजा आया नहीं आया, और जिस भी साथी को है अच्छे से डीपली तैयारी करनी है हरियाणा जीके, इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस, सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, साइंस की नो समझ लो फिजिक्स पूरी होने वाली है। ठीक है, 20 जुलाई तक फिजिक्स पूरी करवा दी, उसका पास बायोलॉजी स्टार्ट हो गया, डीपली विद एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के सारा सिस्टम चलने लग रहा है। ठीक है, तो भाई जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो सीईटी ग्रुप डी का कोर्स मिलेगा, उधर आप कैपिटल अक्षर के अंदर क्या है आपका HR50 कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, ओके, तो मिलते हैं भाई आप लोगों से अगली क्लास के अंदर, सेम टाइम सेम जगह।